स्टूडेंट्स बी विथ मी क्योंकि आज हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की कंप्लीट यूनिट करने वाले हैं। एक एक टॉपिक इसमें कवर करने वाले हैं। इस अगले 1.5 घंटे में आप मेरे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, इसमें हम सारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एनालिसिस करेंगे, इंटरनल इन्वायरमेंट के सारे चीजें समझने वाले हैं, स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन स्ट्रेटेजीज। ठीक है, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजीज, बिजनेस लेवल, फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन कैसे कैसे किया जाता है, लीडरशिप, बैरियर्स, और हम सब सारी चीजें इसमें कवर करने वाले हैं। ब्लू ओशन स्ट्रेटेजीज, जितनी भी नई स्ट्रेटेजीज है एवरी बिजनेस में यूज होती है, वो सारी हम कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें पता है स्ट्रेटेजी क्या होती है। एक लॉन्ग टर्म प्लान होता है। ठीक है, अलग अलग ऑथर्स ने स्ट्रेटेजी की डेफिनेशन दी है। ठीक है, हम इसमें से एक पढ़ लेते हैं, दैट इज मिन्सबर्ग के। मिन्सबर्ग 5 पीस पे फोकस करते हैं, प्लान, प्लॉय, पैटर्न, पोजिशन एंड पर्सपेक्टिव। ठीक है, कहने का मतलब है कोई पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए हम जो भी स्ट्रेटेजी बनाते हैं दैट शुड बी ए लॉन्ग टर्म, और पर्टिकुलर हमारे को पता होना चाहिए हमें अचीव क्या करना है, बट अंडर द कंडीशंस ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी होगी तभी एक स्ट्रेटेजी बनती है। ठीक है, तो चैंडलर क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर फॉलोज स्ट्रेटेजी। चैंडलर ने फोकस किया है स्ट्रक्चर पे, कि जो भी हम एडॉप्शन ऑफ कोर्स और एलोकेशन करते हैं उस पे होती है। और पोर्टर बोलता है व्हाट नॉट टू डू। पोर्टर बोलते हैं स्ट्रेटेजी इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस, कि कौन सी स्ट्रेटेजीज हमें यूज करनी है। मेकिंग चॉइसेस 5 स्ट्रेटेजीज है, उसमें से कौन सी हम चूज कर रहे हैं। ठीक है, द एसेंस ऑफ स्ट्रेटेजी इज चूजिंग व्हाट नॉट टू डू, कि क्या चीज हमें नहीं करनी है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जो मेन मेन की स्कॉलर्स हैं, इनके नेम याद रखना, आप कभी एग्जाम में आ सकते हैं इन केस स्ट्रेटेजी में। ठीक है, कि चैंडलर ने बोला है स्ट्रक्चर फॉलो स्ट्रेटेजी, एनसॉफ ने बोला फादर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, पोर्टर ने बोला इट इज ए कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी शुड बी कॉम्पिटिटिव, मिन्सबर्ग बोलते हैं इट शुड बी एमर्जेंट स्ट्रेटेजी, और विलन एंड हंगर बोलते हैं कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। ठीक है, अलग अलग ऑथर्स ने, अलग अलग स्कॉलर्स ने, अलग अलग थिंकर्स ने अलग अलग डेफिनेशन दी है। ठीक है, अब हमें ये भी पता है कि ये 3 से 10 साल के लिए बनती है, फ्यूचर ओरिएंटेड होती है, हमेशा टॉप मैनेजमेंट ही इसको लीड करता है, स्ट्रेटेजीज को बनाता है, और पूरे एनवायरनमेंट को स्कैन करने के बाद ही एक स्ट्रेटेजी बनती है। इंटीग्रेटिव होती है सारे डिपार्टमेंट्स की, और डायनेमिक एंड कंटिन्यूअस होती है स्ट्रेटेजी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक इंटेंट। क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कहाँ से आता है इंटेंट। तो सबसे पहले हर ऑर्गेनाइजेशन में जो चीज देखी जाती है दैट इज विजन। विजन का मतलब होता है वेयर डू वी वांट टू बी, हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं। ठीक है, विजन मीन्स वेयर डू वी वांट टू बी। याद रखना, एग्जाम में मैच द कॉलम भी आता है, पूछा जाता है, स्टेटमेंट्स भी आते हैं इसमें। ठीक है, मिशन का मतलब होता है व्हाई डू वी एग्जिस्ट, हमारा मिशन क्या है, हम जिंदा क्यों हैं समझ रहे हैं, मतलब कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हम चला रहे हैं तो हम एग्जिस्ट क्यों हैं, हमारा मेन गोल क्या है, तो वो गोल फिर यहाँ पे डिसाइड होता है। ब्रॉड लॉन्ग टर्म एम्स, जो भी बड़े बड़े सपने हैं इस बिजनेस को चलाने के, ठीक है, वो सारी चीज कवर होती है गोल्स में। मिशन बोलता है कि हम एग्जिस्ट ही क्यों कर रहे हैं, फिर एग्जिस्टेंस जब पता चलती है तो उसके बेसिस पे हम बड़े बड़े गोल्स बनाते हैं, फिर उन गोल्स को हम डिवाइड करते हैं और उसको नाम देते हैं ऑब्जेक्टिव्स। अब ये याद रखना, ऑब्जेक्टिव्स हमेशा स्मार्ट होते हैं। स्मार्ट मीन्स इसकी फुल फॉर्म होती है इट शुड बी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, ठीक है, रिलायबल एंड ट्रस्ट, टाइम बाउंड्स। ठीक है, टाइम बाउंड, सॉरी। तो कोई भी हम गोल बना रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्टिव सेट करें तो उसका एक टाइम सेट होना चाहिए कि हाँ 10 दिन में हमें ये अचीव करना है। स्पेसिफिक रहना चाहिए कितना परसेंट अचीव करना है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक इंटेंट क्या होता है। स्ट्रेटेजिक इंटेंट होता है द फर्म्स ऑब्सेशन। ठीक है, स्ट्रेच बिटवीन एस्पायरेशन एंड करंट रिसोर्सेज, ये हेमल एंड प्रहलाद ने दी है डेफिनेशन। करंट रिसोर्सेज जो है और बिटवीन द एस्पायरेशन, मतलब हमें पाना क्या है और आज हम कहाँ हैं, उसके बीच का जो ऑब्सेशन। इंटेंट मतलब कितनी हमारे अंदर कैपेसिटी, ताकत, मोटिवेशन है, इंटरनल मोटिवेशन है, फर्म का कितना ऑब्सेशन है किसी चीज को अचीव करने का। तो दिस इज स्ट्रेटेजिक इंटेंट, मतलब जो हमने स्ट्रेटेजीज बनाई है उसको हासिल करने के पीछे कितनी हमारे अंदर क्षमता है, हम कितना उसको, कैपेसिटी नहीं, कितना हम उसको स्ट्रेटेजिकली अचीव करने जा रहे हैं, कितने एम्बिशियस है। ठीक है, लॉन्ग टर्म डिजायर दैट क्रिएट कॉम्पिटिटिव एनर्जी, ऑब्सेशन। एक तरीके से जो ऑब्सेशन होता है ना, वो स्ट्रेटेजिक इंटेंट से फाइंड किया जा सकता है। स्ट्रेटेजिक इंटेंट कभी भी मिशन नहीं होता है, ये चीज याद रखना, एग्जाम में आ रखी है। ठीक है, अभी एक बार समझ लो विजन, मिशन और ऑब्जेक्टिव्स में डिफरेंस क्या होता है। इनका फ्यूचर स्टेट एस्पायरेशन पे फोकस होता है, ये पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस है कि हम एग्जिस्ट क्यों कर रहे हैं, मिशन वो बताता है। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक जो टारगेट्स होते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ये लॉन्ग टर्म और ये वेरी लॉन्ग टर्म होता है। ये एक इंस्पायरेशनल होता है, लोगों को इंस्पिरेशन देता है विजन। ये क्या होता है, ज्यादातर क्वालिटेटिव होता है, और ये क्या होता है, डायरेक्शनल होता है और क्वालिटेटिव भी होता है। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले डायरेक्शनल, इंस्पायरेशनल और स्पेसिफिक मैच द कॉलम में आ जाए, तो हमें पता है इंस्पिरेशनल विजन होता है, डायरेक्शनल मिशन होती है, और स्पेसिफिक क्वांटिटेटिव जो होती है वो ऑब्जेक्टिव्स होती है। ठीक है,
इसको टॉप मैनेजमेंट सेट करते हैं, इसको सीईओ सेट करते हैं, इसको टॉप टू मिडिल मैनेजमेंट सेट कर सकता है, ठीक है। तो इसको हम एक पिरामिड भी बोलते हैं, वीजीएमओ पिरामिड, ठीक है। वीजीएमओ पिरामिड पूछ सकते हैं हम, बोलते हैं क्या है हम लर्न करने के लिए। वीजीएमओ मतलब विजन, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजीज एंड देन फिर आता है प्रोग्राम, ठीक है। स्ट्रेटेजिक इंटेंट तो हमारी ऑब्सेशन है, फिर स्ट्रेटेजीज बनती है ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे, और फिर प्रोग्राम्स बनता है, ठीक है। ये पूरा टेबुलर आप याद रखना अरेंजमेंट, ठीक है। अब हम देख लेते हैं अलग अलग स्ट्रेटेजीज क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले आती है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी। देखो आप मेरे साथ जुड़े रहिए क्योंकि हम इस पूरी चीज में सब कुछ करने वाले हैं। हम अभी 10th यूनिट में आए हैं, हम 95 तक हम स्लाइड्स कवर करने वाले हैं, सो बी विथ मी, ठीक है। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी, व्हाट बिजनेसेस शुड बी इन, ठीक है। पोर्टफोलियो डिसीजंस, डाइवर्सिफिकेशन, दो दो बड़ी बड़ी जो चीजें हैं जिसके ऊपर हम डिसाइड करते हैं कि हमें किस में रहना है, कौन सी स्ट्रेटेजी, मतलब किस चीजों में हमें डील करना है और किस चीजों में हमें डील नहीं करना है, समझ रहे हैं आप। वो चीजें कॉर्पोरेट लेवल की स्ट्रेटेजीज डिसाइड करती है कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, एक्सपेंशन, ठीक है, मर्जर एक्विजिशन, ये सारी कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजीज होती है। अब बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी की अगर हम बात करें तो वो होती है हाउ शुड वी कम्पीट इन ईच बिजनेस। तो जो जो हमने बना रखी है हमारा बिजनेस जिसमें हमने सेट कर रखा है, तो उसके अंदर बहुत सारे फोर्सेस आते हैं, जैसे पोर्टर जेनरिक स्ट्रेटेजीज होती है, अलग अलग फोर्सेस है, अलग अलग हमारे प्रोडक्ट लाइंस है, अलग अलग हमारी चीजें हैं। तो हाउ शुड वी कम्पीट इन ईच बिजनेस, एक के अंदर हमारे चार चीजों में हम डील कर रहे हैं, तो चारों में हम कैसे compete करके टॉप पे रहे, ठीक है। वो बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजीज होती है जिसको हम पोर्टर जेनरिक स्ट्रेटेजीज भी बोलते हैं, जो हम आगे कवर करने वाले हैं, ठीक है। और फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजीज होती है जो हर फंक्शन हर डिपार्टमेंट की अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे कि मार्केटिंग की अलग, एचआर की अलग, ऑपरेशंस की अलग, फाइनेंस की अलग, तो ये सब होता है, ठीक है। तो कॉर्पोरेट का जो डिसाइड कौन करता है, सीईओ वगैरह करते हैं। की फोकस होता है ओवरऑल पोर्टफोलियो, मर्जर, डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। बिजनेस में करते हैं स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स हेड जो होते हैं, डिवीजन मैनेजर्स जो होते हैं, और इसमें करते हैं डिपार्टमेंट मैनेजर्स फंक्शनल लेवल में, ठीक, ओके। तो उसके बाद में हम देखते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या होता है, कैसे स्ट्रेटेजीज बनाई जाती है, कैसे क्यों बनाई जाती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंटल को स्कैन करते हैं। इन्वायरमेंट मतलब कि जिस बिजनेस बिजनेस जिस इन्वायरमेंट में काम कर रहा है, इंटरनल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट स्कैनिंग करती है। तो हम उसके पूरी चीजें पढ़ने वाले हैं, प्रोसेस कैसे स्कैनिंग होती है वो भी हम पढ़ेंगे। पहले हम स्टेप समझ लेते हैं, हम चारों चीजों को आराम से समझने वाले हैं इस पूरी यूनिट में, ठीक है। स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन भी पढ़ेंगे, इंप्लीमेंटेशन भी, एंड देन स्ट्रेटेजी इवेल्युएशन, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का काम यही है पूरा, सबसे पहले एनवायरमेंट को स्कैन करना यूजिंग सॉट एनालिसिस, पेस्टल, पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल, ठीक है। इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरमेंट को पूरा स्कैन करते हैं, फिर उसके बेसिस पे क्या करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं स्ट्रेटेजी, मिशन, गोल्स, ग्रैंड स्ट्रेटेजीज, ये सब बनाते हैं। फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, 7S के थ्रू, स्ट्रक्चर, रिसोर्स एलोकेशन के थ्रू। और इवेल्युएट कैसे करते हैं, बैलेंस, स्कोर कार्ड, प्रीमाइज कंट्रोल। तो हम ये चारों चीजें बहुत डीपली कवर करने वाले हैं, ठीक है। और ये याद रखना, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, फीडबैक लूप है। यहाँ से कुछ फीडबैक आया, यहाँ से कुछ फीडबैक आया, तो वो वापस स्कैनिंग पे चला जाता है, ठीक है। अब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग विसेस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होती है, फोकस ऑन प्लान फॉर्मुलेशन ओनली, और ये जो है सब चीज पे फोकस करता है, फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन, ठीक है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होती है, स्ट्रेटेजिक प्रोसेस है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है एजर्शन रीजन का, इसीलिए आपके लिए लेके आई हूँ। और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, डायनेमिक होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, याद रखना। और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होती है, मोर फॉर्मल और शेड्यूल्ड होती है, ठीक है। बट इसमें एडेप्टिव और रेस्पॉन्सिव होती है, जैसे जैसे मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं उस अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करना, एडेप्ट करना, ओके। अब हम देखते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालिसिस। तो हम लाइन से शुरू करने वाले हैं, हमने बेस पढ़ लिया है, अब हम एक एक चीज का एक्सटर्नल एनालिसिस पढ़ने वाले हैं। तो एक्सटर्नल एनालिसिस में भी हम तीन चीजें देखेंगे, सॉरी इन्वायरमेंटल स्कैनिंग में हम तीन चीजें देखते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल और माइक्रो, ठीक है, जो हमारे कंपनी के ही होते हैं स्पेशली, ठीक है। जैसे कि पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल जो होता है वो इसमें आता है, ठीक है। माइक्रो एनवायरमेंट, ये होता है माइक्रो एनवायरमेंट। एक्सटर्नल में मैक्रो और माइक्रो होता है, ये मैक्रो, ये माइक्रो और ये इंटरनल, ठीक है। तो मैक्रो में ये सारे सोर्सेज आते हैं जो हम पढ़ने वाले हैं, पेस्टल वाला। और पोर्टर्स 5 फोर्सेज जो होता है इंडस्ट्री का होता है, जो माइक्रो हो गया। और स्वॉट और वीरो फ्रेमवर्क जो होता है वो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। इसमें हम रिसोर्सेज, कैपेबिलिटीज, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को देखते हैं, हमारे कल्चर कहीं गड़बड़ हो रहा है, कहाँ दिक्कत आ रही है, तो ये सारी चीजें इसमें देखी जाती है। स्ट्रक्चर में कहाँ दिक्कत है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में कहाँ दिक्कत है, तो ये सारी चीजें क्या है, हमारी स्ट्रेटेजीज को फ्रेम, रीफ्रेम करना, डाइवर्सिफाई करना, एक्सपेंड करना, इन सब करने में हेल्प करती है, ठीक है। सिमिलरली जो माइक्रो इन्वायरमेंट होता है वो इन्वायरमेंट होता है जो सिर्फ हमारे बिजनेस को ज्यादा इम्पैक्ट करता है। जरूरी नहीं है पूरी दुनिया में जितने भी कंपनीज है सबको इम्पेक्ट करे, या इंडस्ट्री में जितनी भी कंपनीज है सबको इम्पेक्ट करे, जरूरी नहीं।
ठीक है। जो मेरे जो कस्टमर और क्लाइंट्स है, अगर वो चले गए तो मुझे इम्पैक्ट करेंगे, मेरे जो सप्लायर्स है मुझे छोड़ गए तो मुझे इम्पैक्ट करेंगे, मेरे कॉम्पिटिटर्स, मेरे रेगुलेटर बॉडीज। तो ये क्या है, माइक्रो एनवायरमेंट है। इस पे मेरा थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है, इस पे मेरा सबसे ज्यादा कंट्रोल होता है, और इस पे माइक्रो एनवायरमेंट पे मेरा मेजरली कोई कंट्रोल नहीं होता है। क्योंकि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, एनवायरमेंटल चेंजेस आते रहते हैं, जिसपे हमें बस अडेप्ट करना होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं माइक्रो एनवायरमेंट फ्रेमवर्क। माइक्रो एनवायरमेंट फ्रेमवर्क है जिसमें आता है पॉलिटिकल। पॉलिटिकल में क्या क्या चीजें इंक्लूड है, ये चीजें याद रखना। मैच द कॉलम में आ जाता है, कोई भी एक ऑप्शन दे देंगे, एफडीआई पॉलिसी, एक इन्वायरमेंटल से दे देंगे, नेचुरल डिजास्टर, एक लीगल से दे देंगे, आईपी लॉस, तो आपको मैच करना भी आ सकता है। ठीक है। पॉलिटिकल में क्या क्या आता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज, टैक्स लॉस, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ट्रेड रेगुलेशंस, एफडीआई पॉलिसीज। ठीक है। इकोनॉमिक में क्या क्या आएगा, जो भी इकोनॉमी से रिलेटेड हमारी गवर्नमेंट की आती है, जीडीपी, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट, कंज्यूमर इनकम, ये सब इसमें आता है। सोशल में क्या क्या इंक्लूड हो रहा है, आपके डेमोग्राफिक्स, कल्चरल ट्रेंड्स, लाइफस्टाइल चेंजेस, एजुकेशनल लेवल्स। टेक्नोलॉजी में जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आजकल आ रहा है, एआई आ गया, पेटेंट इन्वायरमेंट, डिजिटल डिसरप्शन, जो भी डिसरप्शन आ रहे हैं डिजिटल के थ्रू, ऑटोमेशन, ये सारी चीजें क्या है, हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करती है। देखो समझना क्या है हमें, हम ये एनालिसिस कर क्यों रहे हैं। देखो हमारा बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा था, ठीक है, लेकिन अब अचानक से क्या हो गया, एआई आ गया। हम लोग पहले एंट्रीज कर रहे थे, बीइंग एन अकाउंटेंट, बीइंग एन सीए फर्म, एंट्रीज कर रहे थे हम, इंडिविजुअल मैनुअल एंट्री कर रहे थे, बट अब क्या है, एआई के थ्रू भी एंट्रीज हो रही है, जनरल एंट्रीज भी एआई के थ्रू हो रही है, बहुत सारी चीजें ऑटोमेशन के थ्रू हो रही है। अगर मार्केट में ये चीजें आ रही है तो दूसरी फर्म क्या कर रही है, उन सबको चीजों को अडेप्ट करके अपना काम है जो 5 गुना बेहतर कर पा रही है, 5 गुना कम टाइम में कर पा रही है। तो मुझे भी अडेप्ट करना पड़ेगा, मार्केट में जो चेंजेस आए हैं, माइक्रो एनवायरनमेंट मैंने देखा है, तो मुझे भी अडेप्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं बहुत पीछे रह जाऊंगी। जो इनकम मेरी एक साल, एक महीने में 1 लाख हो रही है, वो 5 लाख कमा रहे हैं, क्योंकि वो 5 गुना बेहतर परफॉर्म कर पा रहे हैं यूजिंग द न्यू टेक्नोलॉजी चेंजेस। ठीक है। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है बिजनेस पे, नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। ठीक है। अगर वो हमारे, हमने उसको अडेप्ट कर लिया उस चेंज को, ठीक है, नए नए टेक्नोलॉजीज और को अडेप्ट कर लिया, तो हम लोग क्या करेंगे, बाकी सबसे एक एज पे आ जाते हैं कॉम्पिटिटर से, अदरवाइज हम लोग डाउनफॉल पे भी जा सकते हैं। तो ऐसे ये सब चीजें हैं जो हमारे बिजनेस को क्या करती है, इम्पैक्ट करती है समहाउ। ओके। तो लीगल में आ गई कंपटीशन लॉ, एम्प्लॉयमेंट लॉ, अलग अलग लॉज अगर गवर्नमेंट निकाल देती है तो वो भी हमें कहीं ना कहीं बैरियर और हमें फ्रूटफुल भी साबित हो सकती है। अब हम देखते हैं कि ईटीओप है, ये क्या है, इन्वायरमेंट थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल बनाई गई कि इन्वायरमेंट, ये सारी जो हमने चीजें पढ़ी थी, सारे उनकी वजह से हमें क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है, जो चीज हम बात कर रहे थे। जैसे इकोनॉमिक में क्या है कि जो मिडिल इनकम, मिडिल क्लास वाले इनकम होते हैं ना, इनको इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है, सबसे ज्यादा। ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, हायर अपॉर्चुनिटी फॉर प्रीमियम प्रोडक्ट्स, तो जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उन लोगों को फायदा हो जाता है। ठीक है। इसमें अगर इकोनॉमिक में कुछ भी चेंजेस आते हैं, तो अगर राइजिंग मिडिल इनकम हो रही है, मिडिल क्लास लोगों की अगर इनकम बढ़ रही है, ठीक है, तो वो जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स है वो खरीदेंगे लोग, तो उनको फायदा हो गया। ठीक है। अब इसका मीनिंग आप समझ लेना, इन्वायरमेंटल थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी। थ्रेट तो हम क्या बोलते हैं, माइनस में इसमें लिखा है, ठीक है, और अपॉर्चुनिटी को हमने प्लस में लिखा है। ठीक है। अब अगर टेक्नोलॉजी में कुछ चेंज आया, जैसे कि एआई एंड ऑटोमेशन एडवांसमेंट आ गया, तो इससे क्या है, अपॉर्चुनिटी भी है प्लस कहीं ना कहीं थ्रेट भी है, क्योंकि डिस्ट्रप्शन रिस्क भी है, जिसको नहीं अडॉप्ट कर पा रहे हैं उनके लिए नुकसानदायक भी है। अब पॉलिटिकल में हम देखें कि स्टेबल गवर्नमेंट है, जीएसटी रिफॉर्म अच्छे आए, तो ये एक तरह से पॉजिटिविटी है। ठीक है। बर्डन हमारा रिड्यूस हो गया। अब सोशल में हम देखें, अर्बनाइजेशन हो रहा है, यंग पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो ये भी एक हमारे लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है। इन्वायरमेंटल में अगर जैसे फॉर इन केस आ गया, स्ट्रिक्ट एमिशन नॉर्म्स बन गए, तो ये हमारे लिए एक तरीके से थ्रेट है। अगर हमारी कंपनी से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, बहुत ज्यादा अलग अलग तरह के हम लोग कार्बन और ये सब निकाल रहे हैं, तो हमारे हमारे को क्या करना है, वो कम करना है, या फिर हमें बहुत ज्यादा कॉस्ट लगानी पड़ेगी टू रिड्यूस द पॉल्यूशन, तो कॉस्ट इंक्रीज हो रही है हमारे लिए। ठीक है। लीगल में जैसे टाइटर डाटा प्राइवेसी लॉज आ गए, तो वो भी एक तरीके से थ्रेट है। ठीक है, क्योंकि उससे हमारी कॉस्ट बढ़ रही है। तो जैसे ईटीओप है, वो किसने डेवलप किया, ये याद रखना, नाम आ सकता है, ग्लूक एंड जॉर्ज। ग्लूक एंड जॉर्ज ने इसको ईटीओप को डेवलप किया, जिससे हम क्या करते हैं, हमारी कंपनी की थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल बनाते हैं। ठीक है। इससे माइक्रो एनवायरमेंट समराइज हो जाता है सेक्टर वाइज। अब नेक्स्ट हम देखते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट। ठीक है। एक्सटर्नल का ही पार्ट है माइक्रो एनवायरनमेंट। पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल है जो 1979 में आया था। इससे हम हमारी इंडस्ट्री का एनालिसिस करते हैं, हम जिस इंडस्ट्री में एग्जिस्ट कर रहे हैं उसका एनालिसिस होता है। ओके। तो जो हम इंडस्ट्री में हैं, वो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, हमारे एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स, मतलब हमको 5 लोग हैं जो मेजरली इन माइक्रो एनवायरनमेंट में इम्पैक्ट करते हैं। जो मेरे एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स, अगर कॉम्पिटिटर्स कुछ नया कर रहे हैं, कुछ पुराना कर रहे हैं, कुछ नया एंटर हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, ठीक है, तो एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स इज अ मेजर जिसको मुझे हमेशा एनालाइज करते रहना है।
फिर मुझे ये भी एनालाइज करना है कि बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स कितनी। अब बार्गेनिंग पावर क्या होती है सप्लायर्स की, मतलब कि जिस इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं काम कर रही हूँ एजुकेशन में। ठीक है, अब एजुकेशन में मुझे यहाँ पे क्या क्या चाहिए, बुक्स चाहिए, और स्पेशली मुझे चाहिए बुक्स चाहिए, और बुक से मान लेते हैं। बट अगर मैं जिस यूनिवर्सिटी की, हार्वर्ड वगैरह जो होती है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की मैं क्या करती हूँ, बुक्स यूज करती हूँ, वहाँ का केस स्टडी मटेरियल यूज करती हूँ। अगर उनकी रेट बढ़ जाती है, अगर वो हमसे हायर कॉस्ट में हमसे चीजें डिमांड करने लग जाते हैं, क्योंकि उनकी वैल्यू है ना, टॉप ऑफ द वर्ल्ड मटेरियल वो सेल करते हैं, तो अगर वहां से उनकी प्राइस बढ़ गई, तो वो मेरे लिए क्या है, एक तरीके से इम्पैक्ट है। मेरे लिए जो रॉ मटेरियल है, सप्लायर्स क्या करते हैं, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। सपोज यू आर मैन्युफैक्चरिंग लैपटॉप, तो उसका जो इंटरनल सप्लायर्स है, जो अलग अलग डेल से या कहीं से भी छोटे छोटे पार्ट्स आ रहे हैं आपके, अगर वो आपके पार्ट्स की रेट बढ़ गई है, क्योंकि सप्लायर भाव बढ़ा रहा है अपना, क्योंकि उसके पास और भी बहुत सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो वो हमको क्या कर रहे हैं, हायर रेट में अगर दे रहे हैं, तो वो हमारे लिए एक तरीके से इम्पैक्टफुल है। तो हमें क्या करना है, जिस इंडस्ट्री में मैं एंट्री कर रही हूँ या जिस इंडस्ट्री में मैं एग्जिस्ट हूँ, जिस फर्म में, तो मुझे ये पांचों चीजें एनालाइज करनी है कि मुझे एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स कौन है, और जो सप्लायर्स है वो क्या मुझे नॉर्मल रेट में देंगे, या फिर वो एग्जिस्टिंग रेट से मुझे डबल रेट में दे रहे हैं, क्योंकि बाकी कॉम्पिटिटर्स को सस्ते में दे रहे हैं, मुझे महंगे में दे रहे हैं। उनकी पावर कितनी है उनके पास में। और दूसरी चीज आती है, तीसरी, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस। तो जिस इंडस्ट्री में मैं कदम रख रही हूँ, जहां मैं बिजनेस शुरू करना चाह रही हूँ, क्या इजीली लोग नए आ पा रहे हैं वहां पे, अगर नो कोई भी नए लोग आके बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, तो मेरे पास और थ्रेट बढ़ जाएगा मेरा, मतलब मेरे बिजनेस के ग्रोथ होने के चांसेस और कम हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें देखनी पड़ती है। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, सब्स्टिट्यूट मतलब जिस इंडस्ट्री में मैं काम करूँ, जैसे कि लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग का अगर काम हो रहा है, तो क्या इसका कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है जो कम रेट में कहीं ना कहीं मार्केट में मिल जाए या मिल रहा हो। तो मुझे उसका भी डर हमेशा रहता है। आज मैंने कुछ नया यूनिक प्रोडक्ट निकाल तो लिया बहुत मेहनत करके, बट मुझे फिर भी हमेशा डर रहेगा कि इसका कोई सब्स्टिट्यूट मार्केट में ना आ जाए, और अगर आ रहा है तो वो क्या लेके आ रहा है, तो मुझे अपने आप को हमेशा एडवांस करना पड़ेगा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। बायर्स के पास कितनी पावर है मेरे प्रोडक्ट को परचेज करने की, बार्गेनिंग पावर कितनी है, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर वो मेरे प्रोडक्ट को डेली, मतलब ओरिजिनल रेट मेरी 50,000 है, बट अगर उनके पास पावर आ गया, मार्केट में कोई खरीद ही नहीं रहा है, तो मुझे उसकी रेट कम करनी पड़ेगी, मुझे 40,000 में बेचना पड़ेगा, बिकॉज उनके पास अलग सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है, उनके पास और भी ब्रांड्स है। ठीक है, तो कंपटीशन खूब है, तो मुझे ये बार्गेनिंग पावर भी चेक करना पड़ता है। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, बायर्स, न्यू एंट्रेंट्स, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट के थ्रेट, और एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स। तो ये 5 पोर्टर्स के फोर्सेस होते हैं जो मुझे मेरे बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं। जिस इंडस्ट्री में मैं रह रही हूँ, हर इंडस्ट्री का अलग अलग बनता है ये। ठीक है, की डिटर्मिनेंट्स देख लेना, जैसे कि थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस कैसे डिटरमाइन करते हैं हम, इकोनॉमीज ऑफ स्केल देख के, कैपिटल रेशियो देख के, ब्रांड लॉयल्टी कितनी है मेरी मार्केट में, गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है, सप्लायर की पावर क्या है, नंबर ऑफ सप्लायर्स कितने हैं मार्केट में, स्विचिंग कॉस्ट क्या रहेगी मेरी, यूनिक इनपुट यूज कर रही हूँ मैं, या फिर कोई बेसिक इनपुट है जो मैं कहीं से भी ले सकती हूँ। अगर यूनिक इनपुट होगा तो मुझे सप्लायर पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, उसके बिना मेरा प्रोडक्ट ही नहीं बन सकता। तो ये सारी चीजें हमें एनालाइज करनी पड़ती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कॉम्पिटिटर एनालिसिस, स्ट्रेटेजिक ग्रुप एनालिसिस। मतलब दो चीज हम देख रहे हैं, कॉम्पिटिटर एनालिसिस जो हम पोर्टर के थ्रू देखते हैं, और स्ट्रेटेजिक का पूरा ग्रुप एनालिसिस। ठीक है, ये नया टॉपिक है, इसीलिए अच्छे से पढ़ना। ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ही आता है। हम क्या करते हैं, कॉम्पिटिटर एनालिसिस कैसे करेंगे, की कॉम्पिटिटर्स देखेंगे, उनके गोल्स और स्ट्रेटेजीज क्या है वो देखते हैं। ठीक है, उनके स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है वो देखते हैं। ठीक है, और फिर उनके फ्यूचर मूव क्या हो सकते हैं राइवल्स के, वो देखते हैं हम। फिर हम काउंटर स्ट्रेटेजीज बनाने की कोशिश करते हैं, काउंटर स्ट्रेटेजीज की, वो कॉम्पिटिटर आने वाले टाइम पे क्या कर सकता है, तो उसी अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी भी बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये भी हम कभी कभी करते हैं, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालिसिस में आता है। ठीक है, तो हम ये कब यूज करते हैं, ये सॉट एनालिसिस में, बेंचमार्किंग में, पैटेंट एनालिसिस में, जब ये सब चीजें कर रहे होते हैं हम, तब हम ये वाला फैक्टर यूज करते हैं। अब स्ट्रेटेजिक ग्रुप क्या कहता है, स्ट्रेटेजिक ग्रुप कौन सा होता है, क्लस्टर ऑफ फर्म्स विद सिमिलर स्ट्रेटेजीज। ये याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है स्ट्रेटेजिक ग्रुप। तो स्ट्रेटेजिक ग्रुप क्या है, क्लस्टर ऑफ फर्म्स विद सिमिलर स्ट्रेटेजीज। तो फर्म्स विद सेम ग्रुप compete मोस्ट इंटेंसली। वो हैपन, जो सेम ग्रुप के लोग हैं वो ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं एक दूसरे की। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, बैरियर्स होते हैं उनके बीच में। ठीक है, अब हम लोग अपने राइवल्स को बहुत अच्छे से इजीली आसान से पा सकते हैं कि कौन सा मेरा राइवल है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, प्राइस विसेस क्वालिटी से
हम लोग अपने आप को मैप करते हैं कि प्राइस तो मेरी हाई है बट क्वालिटी भी अगर मैं हाई दे रही हूँ तो मैं एक अलग स्टैंड कर पा रही हूँ। बट हम लोग के जैसे समझ लो कि आप सिमिलर प्रोडक्ट जो बेच रहे हैं वो 5 लोग और भी बेच रहे हैं, तो एक तुम्हारा स्ट्रेटेजिक ग्रुप बन गया, तो 500 लोगों का जो क्लस्टर बन गया है, अब आप एक दूसरे से कॉम्पीट करेंगे। ठीक है। अब जैसे इंडियन एयरलाइंस इंडस्ट्री देख लो, तो एयरलाइंस में हमें पता है मेजरली 5-10 एयरलाइंस ऑफर करती है हमें, है ना, फ्लाइट्स वगैरह अलग अलग, एयर एशिया और इंडिगो इन सब के आती है, तो वो देखते हैं कि क्या वो क्वालिटी दे रहे हैं या प्राइस ही बढ़ा रहे हैं सिर्फ, तो वो चीजें मेजर की जाती है। तो ये हम कैसे करेंगे, ये भी एक हमारा ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में हम एक दूसरे से कॉम्पीट करके एनालाइज करके करते हैं। ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक ग्रुप क्या होता है, स्ट्रेटेजी का इंडस्ट्री का होता है, ये चीज याद रखना। ठीक है। और मोबिलिटी बैरियर्स रेस्ट्रिक्ट मूवमेंट बिटवीन स्ट्रेटेजिक ग्रुप। अब क्या है, हम एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जा नहीं सकते क्योंकि हमारे मोबिलिटी बैरियर्स रहते हैं बिटवीन, बैरियर्स बिटवीन ग्रुप क्या रहते हैं, मोबिलिटी बैरियर्स रहते हैं, हम एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में नहीं जा सकते। ओके। अब हम पढ़ते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट एनालिसिस। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, रिसोर्सेज कितनी है हमारे पास, कैपेबिलिटीज क्या है और कोर कॉम्पिटेंसीज क्या है, ये हमें हमारी खुद को पता होनी है। मेरे पास कितना पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए, कितने लोग हैं मेरे पास, क्या मेरे पास कैपेबिलिटीज है, ठीक है, और क्या मेरे पास कोर कॉम्पिटेंसीज है। तो रिसोर्सेज में आता है टेंजिबल रिसोर्सेज, ठीक है, फिजिकली, ह्यूमन, फाइनेंशियली, और इनटेंजिबल में आ गया आपका ब्रांड क्या है, आपका आईपी क्या है, ठीक है, कल्चर, नॉलेज, आपका यूनिक जो चीजें होती है ना, और फाउंडेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मतलब ये सारी रिसोर्सेज आपकी रहती है। अब कैपेबिलिटी क्या है, आप कितनी इफेक्टिवली उनको यूज कर पा रहे हैं, क्या आपका ऑर्गेनाइजेशनल रूटीन है। जैसे एप्पल की प्रोडक्ट डिजाइन कैपेबिलिटी है, एप्पल अपने प्रोडक्ट को इतना खतरनाक डिजाइन करता है कि उसके प्रोडक्ट डिजाइन ही एक उसकी यूनिक कैपेबिलिटी में आती है। और हमारे बिजनेस की कोर कॉम्पिटेंसीज क्या है, यूनिक है, हार्ड टू इमिडिएट कैपेबिलिटी है क्या हमारे अंदर, क्या हम मल्टीपल मार्केट तक एक्सेस कर पा रहे हैं। जैसे हेमल एंड प्रहलाद ने बोला है, कॉम्पिटेंस ट्री बनाना पड़ता है हमें, कि हम देखते हैं कि जैसे एग्जांपल दे रखा है सोनीज का मिनिएचराइजेशन, ठीक है, मिनिएचराइजेशन एग्जांपल दे रखा है, क्योंकि ये वाली जो चीज है वो किसी के पास नहीं है, यूनिक है। ठीक है। क्योंकि ये हार्ड टू इमिटेट है, इमिटेट मतलब कॉपी करना। मेरे पास कोर कॉम्पिटेंसीज क्या है, मतलब ऐसी चीजें मेरे में क्या है जो कोई के पास नहीं है। ठीक है। अब डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटिटिव मतलब सुपीरियरिटी, जैसे कुछ कुछ चीजें हैं जिसमें राइवल से बहुत सुपीरियर हूँ, क्योंकि ये मेरी डिस्टिंक्ट कॉम्पिटेंसीज है। कोर तो होती है कि मेरे किसमें स्पेशलिटी है, और डिस्टिंक्टिव मतलब मेरे राइवल्स के बेसिस पे मेरे में क्या स्पेशलिटी है। नॉट जस्ट यूनिक बट बेटर देन राइवल्स होना जरूरी है, यूनिक तो इसमें आ गया बट बेटर होना जरूरी है डिस्टिंक्टिव में। ठीक है। अब हम देख लेते हैं वीरो फ्रेमवर्क, जिसको हम VRIO बोलते हैं। ठीक है। वैल्यूएबल, रेयर, इमिटेबल, इनइमिटेबल एंड ऑर्गेनाइज। अब बोल क्या है, रिसोर्स का एनालिसिस। अब हमने क्या देखा था, रिसोर्सेज, कैपेबिलिटीज, कॉम्पिटेंसीज, और इन चारों के बेसिस पे हम इंटरनली अपने आप को एनालाइज करते हैं। तो वीरो फ्रेमवर्क किसने दिया है, जय बार्ने ने, जय बार्ने ने वीरो फ्रेमवर्क दिया है 1991 में। A resource gives sustained competitive advantage if it is valuable, rare, imperfectible, be immutable and organized। क्या बोल रहे हैं इनके अकॉर्डिंग, कि हमारा जो रिसोर्स है वो हमें कब फायदा देगा, सस्टेन्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मतलब लॉन्ग टर्म तक कंपटीशन से हमें एडवांटेज चाहिए, तो हमें ये वाला फ्रेमवर्क यूज करना चाहिए और एनालाइज करना चाहिए हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि अगर हमारे रिसोर्सेज वैल्यूएबल है, डज इट हेल्प एक्सप्लॉइट अपॉर्चुनिटीज और न्यूट्रलाइज थ्रेट्स। मतलब हमें ये देखना है कि जो भी मार्केट में अपॉर्चुनिटीज आ रही है, जो भी थ्रेट्स आ रहे हैं, क्या हम उसको न्यूट्रलाइज करने में काम कर पा रहे हैं, क्या हम अपॉर्चुनिटीज को क्रैक करने में, ट्रैक करने में काम कर पा रहे हैं। अगर हम ये दोनों चीज कर पा रहे हैं, इट मीन्स वी हैव वैल्यूएबल रिसोर्सेज। कॉम्पिटिटिव पैरिटी देखते हैं हम इसमें। ठीक है। अगर मतलब कि अगर आप मार्केट में जो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स आ रही है उसके अकॉर्डिंग अपने रिसोर्सेज का यूज करके अडेप्ट नहीं कर पा रहे, इट मींस आप वैल्यूएबल नहीं है, आपके पास रिसोर्सेज वैल्यूएबल नहीं है। तो यू शुड हैव वैल्यूएबल रिसोर्सेज, योर रिसोर्सेज शुड बी रेयर इनफ, जो सिर्फ फ्यू फॉर्म्स ही कर रही हो। टेम्पररी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहिए तो आपको रेयर बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जो सबके पास अवेलेबल है वो आपके पास अवेलेबल है, तो वो आपको कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं दे पाता है। कुछ ना कुछ आपको ऐसा प्रोड्यूस करना होगा दैट शुड बी रेयर। और इनइमिटेबल मतलब कि आप ऐसा प्रोड्यूस करो, ऐसे रिसोर्सेज अपने मार्केट में रखो, या ऐसे रिसोर्सेज इनइमिटेबल, मतलब जैसे मेनली ह्यूमन रिसोर्स जो है इनइमिटेबल में आ जाता है। जैसे कि मेरी कंपनी में जो ऑनर है ना, वो इतना खतरनाक है कि अगर वो किसी और के चला जाएगा तो उसकी ग्रोथ हो जाएगी, बट मेरी कंपनी में अगर वो ऑनर है
इट मीन्स उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। मेरे प्रोडक्ट्स कॉपी कर सकते हो, मेरी सर्विसेज कॉपी करने की कोशिश कर सकते हो, बट द रिसोर्सेज, ह्यूमन कैपिटल जो मेरे पास है वो नहीं कॉपी कर सकते। जो स्ट्रेटेजी, जो दिमाग, जो कंपटीशन वाला जो दिमाग है सीईओ के पास में, वो कॉपी नहीं हो पाती है। ठीक है, ये सारी चीजें हमें थोड़ी देखनी पड़ेगी कि मुझे ऐसी रिसोर्सेज अपनी कंपनी में रखने हैं जो कोई दूसरे कॉपी ना कर सके। कोशिश यही करनी, तो जिससे क्या होगा, लॉन्ग टर्म में हमें एडवांटेज मिलेगा। ऑर्गेनाइज्ड कहने का मतलब है कि हमारे जो सिस्टम है और कल्चर है, स्ट्रक्चर है, उसको एक प्रॉपरली ऑर्गेनाइज रखना है, ताकि कोई कॉपी करने भी चाहे तो नहीं कर सके। ठीक है, अब देखो कभी कभी क्या होता है, ओ को एन से भी वी आर आई रिप्लेस्ड एन विथ ओ इन लेटर वर्जन, तो हमें ओ ही रखना है। ठीक है, अब स्वॉट एनालिसिस है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इजी है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ्स, हम ये भी एक इंटरनल एनालिसिस के लिए करते हैं कि मेरे कंपनी में मेरी स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, मेरे कंपनी में मेरी स्ट्रेंथ क्या है, इंटरनल होता है। पॉजिटिव चीजें हम यहाँ लिख देते हैं, जो भी मेरे पास रिसोर्सेज, कैपेबिलिटीज, ब्रांड्स है, टैलेंट है मेरा, जो चीज मैं कॉम्पिटिटर से बेटर कर पा रही हूँ, वो सारी चीजें हम स्ट्रेंथ में लिख देते हैं। ठीक है, और जो वीकनेस होती है वो भी इंटरनल की बात करती है। इंटरनली मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मेरी क्या कमियां हैं, मेरे पास कौन से रिसोर्सेज में गैप है, कौन से मेरे प्रोसेसेस ऐसे हैं जो मैं अच्छे नहीं कर पा रही हूँ, कौन सी ऐसी मेरी कंपनी के ब्रांड्स है जो वीक है, क्या ऐसी चीजें हैं जो मेरे कॉम्पिटिटर से बुरी है मेरे अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम मेंशन कर देते हैं, ये एक फ्रेमवर्क हम बनाते हैं जिससे हम एनालिसिस करने में हेल्प होता है। तो ये दोनों तो क्या होते हैं, इंटरनल होते हैं, और ये दोनों क्या होते हैं, एक्सटर्नल। मतलब कि हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को देखते हुए अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को देखते हुए थ्रेट्स पे जाते हैं। अपॉर्चुनिटीज मतलब कि एक्सटर्नली हम देखेंगे कि क्या क्या पॉजिटिविटी हमारे बिजनेस को इम्पेक्ट कर सकती है। जैसे कि कोई मार्केट ट्रेंड आया, कोई नया चेंज आया, एआई आया, तो मेरे को पता है मेरे पास रिसोर्सेज हैं एआई के साथ अडेप्ट करने के लिए। मेरे पास में इतना ह्यूमन रिसोर्सेज है जिसको मैं अगर ट्रेनिंग दूं तो वो फटाफट नए टेक्नोलॉजी के साथ अडेप्ट कर लेंगे। तो ये मैं अपने आप के लिए एक अपॉर्चुनिटी देखती हूँ। ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटिटर से मैं क्या कंपेयर करती हूँ, तो मेरे को ये समझ में आ जाता है कि मेरे पास तो ये रिसोर्सेज है, तो ये मेरे लिए पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी है। मार्केट ट्रेंड जो चल रहा है, टेक्नोलॉजी में जो चेंजेस आए हैं, वो सब मेरे लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। तो कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो हम लेवरेज कर सकते हैं, लेवरेज मतलब जिसमें हम एक्सेल कर सकते हैं, जिसमें हम ग्रोथ कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें मैं अपॉर्चुनिटी में डाल देती हूँ। और वही चीज कुछ ऐसी नया चेंज आ गया, ठीक है, जिससे मुझे लगता है कि मेरे कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। कोई नया कॉम्पिटिटर आ गया, नया रेगुलेशंस रूल्स आ गए, कोई इकोनॉमी में डाउन टर्न आ गया जिससे मुझे हार्म कर सकता है, तो ये सारी चीजें मैं थ्रेट्स में डाल देती हूँ। तो हम क्या करते हैं, स्वॉट एनालिसिस बनाते हैं, फिर उसके बेसिस पे हम अपने आप को जज करते हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ्स, वीकनेस और अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अब स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी एक तरीके से एसओ स्ट्रेटेजी मानी जाती है। कभी कभी ऐसा भी पूछते हैं, इसको टॉस मैट्रिक्स बोलते हैं, TOWS मैट्रिक्स, TOWS। ठीक है, टॉस मैट्रिक्स है ये। ठीक है, ऐसे जो जो थ्रेड्स और थ्रेड्स जो जो हमारी कंपनी की होगी वो हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या आई है, ST स्ट्रेटेजी, और यहाँ पे आएगी WT स्ट्रेटेजी। इसको टॉस मैट्रिक्स इसलिए बोला गया है क्योंकि हम ऐसे मैट्रिक्स में क्या करते हैं, कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी भी है हमारी, और कुछ कुछ चीजें हैं जो स्ट्रेंथ भी है बट थ्रेड्स भी है। मतलब हमारी कंपनी को स्ट्रेंथ है ना, तो हमने क्या किया कि मेरे पास पावर है, जैसे हमने स्ट्रेंथ में क्या लिखा, मेरे पास रिसोर्सेज है। अब थ्रेट भी है कि इकोनॉमी डाउनटर्न आए, बट मेरे पास अगर इनफ रिसोर्सेज है तो मैं उसको कॉप अप कर सकती हूँ। मैं कॉप अप क्या नहीं कर सकती, जो मेरी वीकनेस थी और वही मेरी थ्रेट बन के आ गई, इसको मैं कोप अप नहीं कर पाऊंगी। तो दिस इज द नेगेटिव, सबसे मोस्ट नेगेटिव मेरे लिए बिजनेस के लिए साबित होता है, अगर मेरी कोई चीजें थ्रेट्स भी है और वही वीकनेस भी है। ठीक है, तो हमें कोशिश ये करनी है कि मैं मेरी स्ट्रेंथ्स को अपॉर्चुनिटी के साथ जोड़ूं और बढ़िया R&D करके अपने आप को न्यू मार्केट में एंट्री दिलवाऊं। मेन स्ट्रेटेजी होती है, बट कभी कभी मार्केट में अपॉर्चुनिटी तो आ रही है बट मैं उस अपॉर्चुनिटी को कर नहीं पा रही, तो हम मैक्सी मैक्सी वो होती है जो टॉप की हो गई, और मिनी आ जाती है जो अपॉर्चुनिटी तो है बट वो मेरे लिए एक वीकनेस है, वीकनेस अपॉर्चुनिटी। आप ये चीज याद रखना, स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी हमेशा मैक्स में नाम दिया है, मैक्सी। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैक्सी मैक्सी में क्या आता है, स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी, और वीकनेस को मिनी बोला है और थ्रेड्स को भी मिनी बोला है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना, अगर ST लिखा हुआ है तो स्ट्रेंथ हमें पता है मैक्सी है, थ्रेड क्या हो गई, मिनी, तो ये हो गया मैक्सी मिनी।
और अगर WO लिखा हुआ है तो मतलब कि ये हो गया मिनी, ये हो गया मैक्सी। तो मिनी जो चीज है वो हमें ओवरकम करनी है, ओवरकम वीकनेस यूजिंग अपॉर्चुनिटी। हमारी जो वीकनेस है उसको नई अपॉर्चुनिटी को हमें देखते हुए ओवरकम करना है, ठीक है। कहीं आप लैक कर रहे हो तो आप एक नई फर्म के साथ पार्टनर कर लो, जहां पे आप वीक वीक हो उसको आउटसोर्स कर दो आप, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता कर चलेगी तभी आप क्या करेंगे, नई स्ट्रेटेजी अपना के अपने आप को ग्रोथ पे ला सकते हैं, ठीक है। जो हमारी थ्रेड्स है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैक्सी मिनी। अब क्या बोल रहे हैं, टॉस इज एन एक्सटेंडेड टूल दैट जनरेट स्ट्रेटेजीज फ्रॉम स्वॉट। मतलब स्वॉट बनाने के बाद में हम ये देखते हैं कि अच्छा ठीक है ये चीजें मेरी कंडीशन है, हमें पता चल गया, स्वॉट एनालिसिस कर लिया। अब मैं उससे स्ट्रेटेजी जब बनाने जाऊंगी कि मेरी कंपनी में ये थ्रेट्स आ रहे हैं, तो अब मैं उसको किस में डालूं, वीकनेस और थ्रेट दोनों में है वो, या स्ट्रेंथ और थ्रेट में है वो, ठीक है। तो ये किसने बनाया, 1982 में बनाया है वेरिच ने, ठीक है। किसने बनाया है, WEICHRICH, वेरिच, ठीक है। ये स्ट्रेटेजीज हैं जो हम यूज करते हैं। कौन सी स्ट्रेटेजीज, मैक्सी मैक्सी, मिनी मैक्सी, मैक्सी मिनी एंड मिनी मिनी। तो मिनी मिनी इज द नेगेटिव, हमारे बिजनेस को खराब करने वाली सिचुएशन हो जाती है तब आता है, ठीक है। अब वैल्यू चेन एनालिसिस है, ये भी इंटरनल सोर्सेज का ही होता है। ये रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज इन सबको एनालाइज करने में हेल्प करता है। ये क्या करता है, सेट ऑफ एक्टिविटीज है जो फर्म परफॉर्म करती है टू डिलीवर ए प्रोडक्ट और सर्विस, प्राइमरी प्लस सपोर्ट एक्टिविटीज कंबाइन टू क्रिएट वैल्यू एंड मार्जिन। अब होता क्या है, वैल्यू चेन एनालिसिस में इतनी सारी एक्टिविटीज हमारे बिजनेस में होती है। कोई भी हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो उसमें 5-10 स्टेप्स के थ्रू वो गुजरता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, फाइनल प्रोडक्ट सर्विस बिकना, मार्केट में सेल्स होने तक बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। तो हम क्या करते हैं, एक वैल्यू चेन का एनालिसिस करते हैं कि कौन से वाले चेन में मेरी अच्छी एक्टिविटी हो रही है, किस में नहीं हो रही है, कैसे मैं वैल्यू बढ़ाऊं अपने प्रोडक्ट की, और कैसे मैं मार्जिन को कम करूं, मार्जिन को बढ़ाऊं, आई मीन प्रॉफिट मार्जिन कैसे बढ़ाऊं, ठीक है। तो ये चीजें पे हमारी पूरा गोल रहता है। तो मैं हर एक एक स्टेप को एनालाइज करूंगी, वैल्यू चेन एनालिसिस करूंगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये पांच, ये याद रखना, रट लेना, ये पांचों जो एक्टिविटीज है वो क्या है, प्राइमरी एक्टिविटीज, ठीक है। ये कौन सी है, सप्लीमेंट्री एक्टिविटीज, ठीक है। सप्लीमेंट्री, ये प्राइमरी। इनबाउंड लॉजिस्टिक ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, मार्केटिंग एंड सेल्स एंड सर्विस। मतलब कोई भी बिजनेस अगर काम कर रहा है तो ये पांचों एक्टिविटी उसकी होनी जरूरी है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस अगर कोई है तो वो कोई ना कोई इनबाउंड, मतलब कोई ना कोई माल आ रहा है, फिर उस पर वो ऑपरेशंस का काम कर रहा है, फिर वो आउटबाउंड उस माल को बाहर भेज रहा है, फिर उसकी वो मार्केटिंग और सेल्स कर रहा है, मतलब बेचने जा रहा है, मार्केटिंग कर रहा है, फिर उसको वो सर्विस भी दे रहा है। तो ये पांचों एक्टिविटी अगर किसी बिजनेस की हो रही है तो दीज आर द प्राइमरी, और नीचे वाली होती है सपोर्ट एक्टिविटीज, ठीक है। सप्लीमेंट्री या सपोर्ट एक्टिविटीज बोलते हैं हम इसको। ऐसे याद रखना, IOOMS, ठीक है, IOOMS। और ये होते हैं FHTP, ठीक है। FHTP जैसे HTMP, FHTP फॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और प्रोक्योरमेंट। ये चारों जो होती है सपोर्ट है, ये इन सब प्रोसेस में, प्राइमरी एक्टिविटीज में हमें सपोर्ट करती है। और हर स्टेज में हमें ये देखना है कि मैं कैसे मार्जिन को बढ़ा सकता हूँ, अपने मार्जिन को, प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाना, वैल्यू को क्रिएट करना। तो ये वैल्यू चेन एनालिसिस है, माइकल पोर्टर ने दिया है, 1985 में दिया है। याद रखना, इससे क्वेश्चन एक दो एक दो एक दो एक दो हर PYQ में आया हुआ है, हर प्रीवियस ईयर पेपर्स में आया हुआ है। तो आपको याद क्या रखना है, इन पांचों प्राइमरी एक्टिविटीज में कौन सी आती है वो, और सपोर्ट में कौन सी आती है वो, और मीनिंग इनका डेफिनेशन। अब हम देखेंगे कि स्ट्रेटेजी बनती कैसे है। हमने क्या किया, एनालाइज तो सब कुछ कर लिया, ठीक है। इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, हमारे रिसोर्सेज की कैपेबिलिटीज, मतलब मैक्रो, माइक्रो और इंटरनल एनवायरनमेंट हमने सब एनालाइज कर लिया, ठीक है। क्योंकि वो स्ट्रेटेजी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमने क्या किया है, इन्वायरमेंट स्कैनिंग कर ली। अब सेकंड स्टेप पे आ गए हम, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। 4 स्टेप में बनती है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन, फिर इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। पहले हम फॉर्मुलेशन पे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजीज क्या होती है, जिनको हम बोलते हैं ग्रैंड स्ट्रेटेजी। जो बड़ी बड़ी स्ट्रेटेजी होती है, तो 4 तरह की स्ट्रेटेजी होती है। या तो स्टेबिलिटी की स्ट्रेटेजी रहती है बिजनेस की, या फिर ग्रोथ और एक्सपेंशन की, या फिर रिट्रेंचमेंट की, या कॉम्बिनेशन ऑफ एनी ऑफ अबव, ठीक है। स्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं होता है डूइंग नथिंग। स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि इंडस्ट्री स्टेबल है, फर्म अच्छा काम कर रही है, तो हम क्या करेंगे, जो स्ट्रेटेजीज चल रही है उसी पे काम करेंगे, कुछ नया ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजी चल रही है हम उसी पे रहेंगे, और उसी के थ्रू हमें इनफ प्रॉफिट मिल रहा है, बहुत है। तो इसमें क्या होता है, कोई चेंज नहीं लाते हैं, प्रॉफिट मिल रहा होता है। पोज स्ट्रेटेजी होती है ये, स्टेबिलिटी को, ठीक है। कीवर्ड्स याद रखना,
अब ग्रोथ में क्या होता है, हमने देखा मार्केट में क्या हो रहा है, कब यूज करते हैं ये वाले, जब इंडस्ट्री में कोई चेंज ही नहीं आ रहा, फर्म अच्छा काम कर रही है तो हम स्टेबल रहते हैं। बट अगर इस इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, मार्केट ग्रोथ कर रहा है, हमारे पास रिसोर्सेज बहुत सारे हैं पर बिक नहीं रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, अपने कहीं ना कहीं और 4 स्ट्रेटेजीज यूज करेंगे, ग्रोथ वाली स्ट्रेटेजीज। ठीक है, इसका आगे हम पढ़ेंगे अभी। कॉन्सेंट्रेशन, इंटीग्रेशन, डाइवर्सिफिकेशन या इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सारी स्ट्रेटेजीज हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, रिट्रेंचमेंट की कौन सी होती है, मतलब हमारा बिजनेस क्या है, अंडर परफॉर्म कर रहा है, नेगेटिव हो रहा है, डिमांड डिक्लाइन हो रही है। ठीक है, तो टर्न अराउंड, डिवेस्टिचर, लिक्विडेशन, कैप्टिव कंपनी, ये चारों इसके की ऑप्शंस हमारे पास रहते हैं। इसमें हमारे पास 3 रहते हैं। ठीक है, और कॉम्बिनेशन में होता है जब हमारे पास बहुत सारी अलग अलग फर्म्स है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स है। ठीक है, सब किसी का तो ग्रोथ हो रही है, किसी की डिक्लाइन हो रही है, तो हम मिक्स ऑफ स्ट्रेटेजीज भी यूज करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं सबसे पहले एक्सपेंशन वाली, ये जो ग्रोथ एक्सपेंशन वाली स्ट्रेटेजीज है, ये वांचो हम आज अभी पहले कवर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सपेंशन स्ट्रेटेजीज क्या होती है। सबसे पहली हमें दे रखी है कंसंट्रेशन, मतलब फोकस ऑन करंट प्रोडक्ट मार्केट इन सेम बिजनेस, एक ही चीज पे जो प्रोडक्ट हमारा चल रहा है उस पे फोकस करना। एग्जाम, अमूल डीपनिंग डेयरी मार्केट शेयर, मतलब डेयरी का जितना भी मार्केट है पूरे दुनिया में, इंडिया में, उसको मैं कैसे और डीप करूं, कैसे और उसमें मैं घुसूं, जितने जितने डेयरी के प्रोडक्ट्स है सारे में वो घुसने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन मतलब फोकसिंग ऑन द सेम बिजनेस, सेम करंट प्रोडक्ट और मार्केट, जो सेम प्रोडक्ट है सेम मार्केट है उसी पे ज्यादा फोकस करना। ये भी एक ग्रोथ की स्ट्रेटेजी है, उसको और डीप में जाना। ठीक है, डीपनिंग, एग्जाम्पल के साथ समझाया गया है सब कुछ। ठीक है, अब मार्केट पेनिट्रेशन क्या होता है, पेनिट्रेशन मतलब होता है इंक्रीज मार्केट शेयर इन एग्जिस्टिंग मार्केट। अब जो एग्जिस्टिंग मार्केट जिसमें मैं हूँ उसमें मेरे को मार्केट शेयर और बढ़ाना है, तो मैं क्या करूंगी, या तो प्राइस रिड्यूस करूंगी या फिर ज्यादा एडवर्टाइज करूंगी। तो ये नई स्ट्रेटेजी हो गई मार्केट पेनिट्रेशन की। ओके, अब होता है नेक्स्ट मार्केट डेवलपमेंट, मतलब कि नए मार्केट में जाना। ये डिफरेंस याद रखना, पेनिट्रेशन मतलब होता है उसी मार्केट में अपना शेयर बढ़ाना, मार्केट शेयर बढ़ाना। और मार्केट डेवलपमेंट मतलब होता है नए ज्योग्राफिक डेमोग्राफिक मार्केट में जाना, मतलब नए सेगमेंट को टारगेट करना। ठीक है, जैसे मैकडोनल्ड्स एंटरिंग टीयर 2 सिटीज, पहले मैकडोनल्ड्स सिर्फ मेट्रो सिटीज में था, अब सिक्कर वगैरह इन सब सिटीज में भी होने लग गया, टीयर 2 वाली में भी आ गया। ठीक है, टीयर 1 में था पहले सिर्फ। तो मार्केट, नए मार्केट में एंटर करना, नए ज्योग्राफिकल। प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है नए प्रोडक्ट, जहाँ डेवलपमेंट वर्ड आया मीन समथिंग न्यू। मार्केट डेवलपमेंट मतलब नए मार्केट में जाना, प्रोडक्ट डेवलपमेंट मतलब नए प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को देना। मार्केट डेवलपमेंट में क्या है, प्रोडक्ट तो सेम है मैकडोनल्ड्स वाला ही वही, बट मार्केट नए में घुस के, प्रोडक्ट डेवलपमेंट मतलब प्रोडक्ट नया ला रहे हैं एग्जिस्टिंग मार्केट में, जैसे कि एप्पल लॉन्चिंग न्यू आईफोन मॉडल्स, न्यू आईफोन के मॉडल लाना। ठीक है, हर बार हम लोग नए मॉडल्स ला रहे हैं, नया आईफोन का टैबलेट लेके आ रहे हैं। ठीक है, ये सब ईयरफोन लेके आ रहे हैं, हेडफोन्स लेके आ रहे हैं, तो नए प्रोडक्ट्स ऐड करना इन द एग्जिस्टिंग कस्टमर सेगमेंट। ठीक है, अब वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या होता है, ये भी ग्रोथ की ही स्ट्रेटेजी है। वर्टिकल, वर्टिकल समझते हैं आप ऐसे, जैसे एक्वायरिंग सप्लायर्स बैकवर्ड और डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉरवर्ड, मतलब मेरा ये चेन है डिस्ट्रीब्यूशन का, है ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ नए सप्लायर्स, जो मेरे स्टार्टिंग एज पे जो सप्लायर्स है, मैंने कुछ नए सप्लायर्स ले लिए। ठीक है, 2 ही थे, 2 के अलावा मैंने 2 और ले लिए, जिससे क्या मेरी रेट कम हो जाएगी, मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ। या फिर कभी कभी क्या करते हैं कोई फॉरवर्ड, नए डिस्ट्रीब्यूटर्स मैंने ऐड कर लिए, जो क्या करेंगे मेरे को कहीं ना कहीं मार्केट में एक्सपेंड करने में, कहीं ना कहीं ग्रोथ करने में हेल्प करेंगे। तो ये वर्टिकल इंटीग्रेशन मतलब होता है सप्लायर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स को ऐड करना, जो हमारा चेन होता है ना उसमें, जैसे कि रिलायंस रिलायंस बाइंग रिटेल चेन्स फॉरवर्ड। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में होता है ऐसे एक्वायरिंग कॉम्पिटिटर्स इन द सेम इंडस्ट्री। वर्टिकल मतलब होता है अलग इंडस्ट्री सप्लायर्स में और डिस्ट्रीब्यूटर्स अलग अलग चेन पे। हॉरिजॉन्टल होता है सेम इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटर्स को ही एक्वायर कर लेना, जैसे एचडीएफसी प्लस एचडीएफसी बैंक मर्जर, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस है और है, तो जो हमारा जो कॉम्पिटिटर है उसी को एक तरीके से इंटीग्रेट कर लेना अपने अंदर, तो वो भी एक ग्रोथ स्ट्रेटेजी है। डाइवर्सिफिकेशन मतलब होता है न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट, सबसे टॉप की स्ट्रेटेजी है। जैसे कि टाटा एक्सपेंडिंग टी टू सोल्ट, अनरिलेटेड हो गया आईटीसी सिगरेट्स टू होटल्स, डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, नया प्रोडक्ट टाटा ने, पहले तो नमक की इंडस्ट्री में आए, आटा भी बना रहे हैं, फिर आईटीसी सिगरेट्स भी दे रहे हैं, क्लास बुक भी, क्लासमेट के रजिस्टर्स भी दे रहे हैं, तो हर कैटेगरी में नए मार्केट नया प्रोडक्ट लेके आना।
ठीक है। तो मेन जो एंड्स ऑफ मैट्रिक्स है, याद रखना, एंड्स ऑफ मैट्रिक्स, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन, ये ऐसे मैट्रिक्स होती है। ठीक है, एंड्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम देखते हैं रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजीज एंड टर्न अराउंड। अब हम देखते हैं कि अगर बिजनेस डूब रहा है तो क्या करेंगे। उसमें तो है कि बिजनेस को ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आ रही, तो हमने ग्रोथ करने के अलग अलग तरीके देख लिए। अब हम ये देख रहे हैं कि बिजनेस डूब रहा है तो क्या करेंगे। देखो हमने अभी तक कवर कर लिया है, हम लोग आ गए हैं ऑलमोस्ट 27 स्लाइड पे है, अभी हमारे पास बहुत सिलेबस बाकी है। सो बी विथ मी, चीजें समझो और अच्छे से कवर करके जाओ पूरी यूनिट को। रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी एंड टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी होती है। देखो टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी होती है यूज्ड व्हेन फर्म फेसेस सीरियस डिक्लाइन। टर्न अराउंड का मतलब क्या होता है? टर्न अराउंड मतलब होता है कि लीडरशिप में चेंज करना, कॉस्ट को रिड्यूस करना, पूरे स्ट्रक्चर को, जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसमें कुछ चेंजेस लाना, पूरा टर्न अराउंड करना। डिस्टिंग्विश फेस ऑफ सर्जरी विसेस रिकवरी, ये एक मतलब जब भी हमारी बिजनेस एकदम ऑलमोस्ट डूब ही चुकी है, रिकवरी फेस में हमें उसको लेके आना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने आप को डिस्टिंग्विश फेस में घुसाना पड़ेगा। मतलब एक ऐसा फेस है जो ऑलमोस्ट हमें डिक्लाइनेशन पे आ गए हैं, बट हमें वापस टर्न अराउंड, हमें वापस उठना है। ठीक है, तो हम एक टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी लगाते हैं, कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं हमारी, या फिर हम स्ट्रक्चर ऑपरेशंस को वापस कोशिश बनाने की कोशिश करते हैं। जब हम सीरियस डिक्लाइन फेस कर रहे हैं तब ये सिचुएशन आती है, लीडरशिप को चेंज करने की कोशिश करते हैं, जो जो बेकार यूनिट्स है उसको हटाने की भी कोशिश कर देते हैं, मतलब कुछ ना कुछ नया चेंज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे आईबीएम ने क्या किया था, हार्डवेयर से सर्विसेज में आ गया। आईबीएम के अब सर्विस मॉडल्स भी है, ठीक है, सिर्फ हार्डवेयर नहीं है। आईबीएम अपने आप को पूरा हार्डवेयर से ही सर्विसेज में शिफ्ट कर दिया। टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी थी, पूरा चेंज कर देना। अब डिवेस्टिट्यूर मतलब होता है डिसइन्वेस्ट करना। डिसइन्वेस्ट मतलब ऐसी चीजें जहां से पैसा आ ही नहीं रहा है। ठीक है, सेल ऑफ अ बिजनेस यूनिट और प्रोडक्ट लाइन। मेरे पास 15 प्रोडक्ट्स है एक कंपनी में, मैं 15 प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करके बेचती हूँ, बट उसमें से 3-4 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसकी कॉस्टिंग तो बहुत आ रही है, बट वो बिक ही नहीं रहे। ठीक है, क्योंकि मेरे स्ट्रेटेजिक पोर्टफोलियो में मैंने देखा वो कहीं फिट ही नहीं हो रहे। क्योंकि हिंदुस्तान एचयूएल क्या कर रहा है, नॉन कोर ब्रांड्स अगर कुछ बेच रहा है, वो कभी कभी क्या होता है, बिना यूनिलीवर ब्रांड्स के नाम से भी वो नए नए उन्होंने निकाल रखे हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जिसके थ्रू क्या होता है, कभी कभी नॉन कोर ब्रांड समझ रहे हैं, जो बहुत ब्रांडेड उनके प्रोडक्ट जो बिक रहे हैं ना, वो तो बहुत टॉप के चल रहे हैं, बट कुछ ऐसी चीजें हैं जो चलाई बट नहीं चल पाई, तो वो उनको वापस सेल ऑफ कर देंगे, किसी ना किसी को बेच देंगे, या उसको बेच बिचा के अपना पैसा जो वहां लग रहा है वो एटलीस्ट जहां पे अच्छा ग्रोथ हो रही है वहां पे लगाएंगे। तो इट इज डिफरेंट फ्रॉम लिक्विडेशन, क्योंकि लिक्विडेशन मतलब होता है पूरा बिजनेस ठप कर देना, जीरो पे आ जाना। बट ठीक है, और डिवेस्टिट्यूटर मतलब होता है पार्शियल, कुछ पार्ट हमने क्या किया, बेच दिया। लिक्विडेशन क्या होता है, कंप्लीट शटडाउन, ये याद रखना। पूरा एक फर्म का शटडाउन होना, पूरा एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट का शटडाउन करना। मेरे पास 4 कंपनीज थी, एक कंपनी पूरी शटडाउन करना, तो वो लिक्विडेशन में आ गए। ठीक है, क्योंकि ये लास्ट रिजॉर्ट होता है, जब टर्न अराउंड भी फेल हो जाता है तब जाके हम लिक्विड लिक्विड करते हैं, सारे एसेट्स को बेच देते हैं, क्रेडिटर्स को माल भर देते हैं। जैसे किंगफिशर थी एयरलाइंस, वो पूरी शट डाउन हो गई, दिवाला आ जाता है, तब ऐसा करना पड़ता है। ठीक है, कैप्टिव कंपनी वो होती है मेजोरिटी स्टेक बट रिटेन सम कंट्रोल, मतलब कि मैंने क्या किया, अपना मेजोरिटी ऑफ द स्टेक बेच दिया, थोड़ा बहुत कंट्रोल अपने पास रख लिया। फुल लिक्विडेशन नहीं कर रही हूँ मैं। ठीक है, बट अपनी जो इंडिपेंडेंस थी, ऑनरशिप थी, वो मैंने किसी और को दे दी। जैसे कि स्मॉल सप्लायर बिकम्स डेडिकेटेड वेंडर टू मारुति। ठीक है, बिकम सप्लायर टू ए लार्ज फर्म। अब आप क्या कर रहे हैं, खुद का माल डायरेक्ट कंज्यूमर्स तक नहीं बेच पा रहे हैं, तो आप किसी के लिए एक तरीके से सप्लायर बन जाओ, कोई बड़े कंपनी से टाई अप कर लो और अपना माल उनको बेचते रहो। तो एक तरीके से आपका ऑनरशिप खत्म हो गया, बट आप फिर भी बिजनेस में रह सकते हैं। ठीक है, ये अलग अलग स्ट्रेटेजीज है, इनकी डेफिनेशन पढ़ लेना। एक होता है, देखो, हाँ, हमने अभी तक ये देखा बिजनेस डूब रहा है तो क्या हो रहा है। अब बिजनेस जब डूब रहा है ना, तो ये हर सिचुएशन भी होती है बिजनेस को बचाने के लिए। ठीक है, सिचुएशन बोल सकते हैं या एक स्ट्रेटेजी बोल सकते हैं। मर्जर, मर्जर क्या होता है, टू कंपनीज कंबाइन टू फॉर्म ए न्यू एंटिटी। याद रखना, मर्जर और एक्विजिशन में डिफरेंस, जॉइंट वेंचर में, इन सब में एक एक में बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, बहुत अच्छे से समझना आप। ठीक है, मर्जर मतलब होता है टू कंपनीज कंबाइन टू फॉर्म वन न्यू एंटिटी। ठीक है, बोथ सीज टू एग्जिस्ट, दोनों ही कंपनी एग्जिस्ट रहेगी। जैसे कि पहले एचडीएफसी था, फिर एचडीएफसी बैंक, दोनों ने एक दूसरे को मतलब बना के फिर नया नाम दे दिया एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। ये रियल एग्जाम्पल है। ठीक है, एक्विजिशन में क्या होता है, वन कंपनी टेक्स ओवर अनादर।
टारगेट एब्जॉर्ब्ड मतलब किसी को एक्वायर कर लेना। अब इससे क्या होता है कि जो लूज आइडेंटिटी, जो टारगेट कंपनी थी, एक होता है एक्वायर्ड, एक होता है टारगेट। तो जो जिस मतलब मैंने तो एक्वायर किया, जिसको किया वो होती है टारगेट कंपनी, तो मैंने टारगेट कंपनी को एक्वायर कर लिया, तो जो टारगेट कंपनी थी उसकी आइडेंटिटी खत्म। ठीक है, जैसे कि टाटा स्टील ने कोरस ग्रुप को एक्वायर किया, तो अब वो नाम सिर्फ टाटा स्टील के नाम से ही है, बस उसने उसको एक्वायर कर लिया, उसका जो भी बिजनेस था, मॉडल था, उसके लोग थे, उसका वेंचर था, वो सारा टाटा स्टील के नाम हो गया। ठीक है, तो एक्वायर कर लिया पैसे देके। जॉइंट वेंचर में क्या होता है, टू फर्म्स क्रिएट ए न्यू सेपरेट एंटिटी, याद रखना एक एक का डिफरेंस। ठीक है, टू फॉर्म वन न्यू एंटिटी, और इसमें होता है सेपरेट एंटिटी। जैसे न्यू एंटिटी फॉर्म बोथ रिटेन आइडेंटिटी, जैसे कि मारुति सुजुकी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस सुजुकी ऑफ जापान से थी। मारुति तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की थी, सुजुकी जापान से थी, दोनों ने मिलके एक नई आइडेंटिटी बना ली, मारुति सुजुकी। न्यू एंटिटी फॉर्म कर लिया और बोथ की आइडेंटिटी भी रिमेन रही। ठीक है, इसको बोलते हैं जॉइंट वेंचर, मतलब दोनों का भला। ठीक है, टू फॉर्म्स क्रिएट ए न्यू सेपरेट एंटिटी टुगेदर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, मर्जर में दोनों अभी तक जिंदा है। जैसे मेरा नाम था जैसे दो कंपनीज एग्जांपल, एक एक्स कंपनी है, एक वाई कंपनी है, अब उन्होंने नई कंपनी बना ली, दोनों ही के नाम से एक्स कंपनी बना लिया, जो भी बना लिया। ठीक है, पर दोनों एग्जिस्ट कर रही है अपने, उसके अंदर ही दोनों काम कर रही है, बोथ सीज टू एग्जिस्ट। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, नया नाम दे दिया उसको, दोनों की आइडेंटिटी भी है और नाम भी नया दे दिया। ठीक है, स्ट्रेटेजिक अलायंस में क्या होता है, कॉर्पोरेशन विदाउट क्रिएटिंग न्यू एंटिटी, मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, किसी के साथ एक अलायंस बना लिया जिससे मुझे कहीं ना कहीं से फायदा हो रहा है। ठीक है, दोनों इंडिपेंडेंट फर्म है, बट दोनों को कहीं, मेरे को उससे कहीं से फायदा हो रहा है क्योंकि मैंने स्ट्रेटेजिकली उसके साथ जुड़ा हूं, कोई प्रोजेक्ट के लिए, कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए। ठीक है, बोथ रिटेन इंडिपेंडेंस, दोनों की अलग आइडेंटिटी, दोनों की अलग इंडिपेंडेंसिटी रहती है। ठीक है, कोई नई आइडेंटिटी, कोई नई एंटिटी नहीं बनती है इसमें, याद रखना स्ट्रेटेजिक अलायंस में। सिक्स स्टार अलायंस बना था जिसमें उन्होंने कोड शेयर किए थे अपने बस। ठीक है, फ्रेंचाइजी में क्या होता है, फ्रेंचाइजी में होता है लाइसेंस ग्रांट्स राइट्स टू फ्रेंचाइजी टू यूज ब्रांड्स, जैसे कि मैकडोनल्ड्स हो गए, डोमिनोज हो गए, ये सब क्या कर रहे हैं, इसमें कोई इंडिपेंडेंट बिजनेस नहीं होता है। ओनरशिप चेंज होती है क्या, नहीं, इंडिपेंडेंट बिजनेस होता है, सॉरी, ओनरशिप चेंज नहीं होती है, इंडिपेंडेंट बिजनेस होता है। मतलब कि जो भी मैकडोनल्ड्स के ऑनर है वो अपना तरफ से बिजनेस चला रहे हैं, लेकिन मैंने अलग अलग लोगों को फ्रेंचाइजी दे रखी है। यहाँ पे जयपुर में समझ लो 10 आउटलेट है, तो सबको अपने अपने में मैंने फ्रेंचाइजी का उनको दे दिया। अब वो मेरे से ट्रेनिंग लेके, मेरे स्ट्रक्चर, मेरे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग उन्होंने फ्रेंचाइजी चलाई। ठीक है, इससे क्या है, वो इंडिपेंडेंटली अपना बिजनेस भी चला रहे हैं, अपना प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। लाइसेंसिंग में क्या होता है, डिफरेंस समझना, राइट टू यूज दिया है मैंने, टेक्नोलॉजी फॉर फ्री। इसमें क्या होता है, ओनरशिप तो चेंज होती ही नहीं है, और आईपी राइट्स रिटेन्ड, रेंटेड, मतलब मैंने अपने कुछ लाइसेंस को रेंट दिया है, मेरे पास लाइसेंस था इस चीज को यूज करने का, अब मैं उसको 5 लोगों को और दे दिया मैंने। ठीक है, जैसे कि सैमसंग ने एक टैग है, लाइसेंसिंग टैग फ्रॉम क्वालम, क्वालम, जो सैमसंग की जो भी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो इससे लाइसेंस्ड रहती है। ठीक है, अब याद रखना, मर्जर इक्वल्स कंबाइन होता है, याद रखना। एक्विजिशन स्ट्रॉन्गर एब्जॉर्वर वीक, एक्विजिशन में क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग होता है उसने वीकर को एब्जॉर्व कर लिया। मर्जर में ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, वो कंबाइन हो जाते हैं। और जॉइंट वेंचर में क्या होता है, न्यू बेबी फॉर्म कर देते हैं, जॉइंट वेंचर में नया छोटा नया एक एंटिटी लेके आ जाते हैं। अलायंस में पार्टनरशिप होती है विदाउट न्यू एंटिटी, अलायंस बनाया है हमने, पार्टनरशिप में आके अपना काम कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजीज। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशंस। ठीक है, अब कॉर्पोरेट लेवल में हम देखते हैं कि कैसे बनती है वो स्ट्रेटेजीज। हम क्या करते हैं, बीसीजी मैट्रिक्स बनाते हैं, सुना होगा बीसीजी मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्या होती है, ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स होती है, जिससे हमें पता चलता है हमारे बिजनेस में जितने भी हमारे जो प्रोडक्ट्स है, हम उनको क्या करते हैं, 4 कैटेगरीज में डाल देते हैं। ठीक है, जो भी मेरे प्रोडक्ट्स बिजनेस में हैं, बहुत अलग अलग प्रोडक्ट लाइन है, अलग अलग प्रोडक्ट्स है, तो मैं उनको 4 कैटेगरी में डिफाइन कर देती हूँ, जिससे मुझे पता चल जाता है कि मेरा कौन सा प्रोडक्ट कितना ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्टार में हम वो प्रोडक्ट डालते हैं जो हाई ग्रोथ हो और मार्केट में शेयर भी उसकी बहुत हो। तो उसमें क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपकी, इन्वेस्ट हैवीली। तो अगर ऐसे प्रोडक्ट आपके पास है जिसकी ग्रोथ भी बढ़ती जा रही है और मार्केट में बहुत अच्छा शेयर भी है, अब जैसे हम अमूल की भी बात कर लेते हैं, अमूल के सारे प्रोडक्ट्स स्टार नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कि आईफोन है फॉर एप्पल, आईफोन
एप्पल 50 प्रोडक्ट निकालता होगा, 40 प्रोडक्ट अलग अलग कैटेगरीज में, अलग अलग, जैसे कि हमने देखा अभी ईयरफोन भी है, हेडफोन्स भी है, टैबलेट्स भी है, एप्पल के अभी वो कवर भी आ रहे हैं, अलग अलग चीजें निकल रही है एप्पल के। बट उसका आईफोन ही है जो स्टार प्रोडक्ट है, मतलब जैसे आईफोन आएगा वो बिक जाएगा, ठीक है। अब वो स्टार आ गया, बाकी सारे उसके स्टार में नहीं रहते, ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, आईफोन पे हैविली इन्वेस्ट करना चाहिए। अब क्वेश्चन मार्क, अब मेरे कुछ प्रोडक्ट जो है जो क्वेश्चन मार्क कैटेगरी में है। क्वेश्चन मार्क कैटेगरी कौन सी होती है, जिसमें ग्रोथ तो बहुत है, मतलब वो प्रोडक्ट बिक तो बहुत रहा है बट उसका मार्केट में शेयर नहीं हो रहा है, मतलब जितना शेयर मेरे को एक्चुअली उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग चाहिए था उतना शेयर वो मार्केट में ले नहीं पा रहा है। तो इससे मुझे क्या करना होता है, या तो मैं उस पर और इन्वेस्ट करके उसका मार्केट में शेयर बढ़ाऊं, अगर नहीं बढ़ रहा है फिर भी तो मैं फिर वहां पे इन्वेस्ट ना करूं, ऐसे प्रोडक्ट्स पे मैं डिस इन्वेस्ट करूं। जैसे मैंने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, ग्रोथ अच्छी हो रही है बट फिर भी वो मार्केट में उतना शेयर नहीं ला पा रहे, तो मैं या तो थोड़ा सा और इन्वेस्ट करूंगी, एडवर्टीजमेंट करूंगी, प्रमोशन करूंगी, फिर भी नहीं हो रहा है तो मैं वहां से अपना टाइम वेस्ट नहीं करके नई जगह इन्वेस्ट करूंगी, ठीक है। क्वेश्चन काउ में कैश काउ में क्या होता है, कैश काउ ऐसे हैं जो ग्रोथ नहीं दे रहे हैं बट मार्केट में टिके हुए हैं। अब मतलब उन्होंने इतनी पोजीशन पाली, इतनी पोजीशन पाली भाई, इससे ज्यादा मार्केट है ही नहीं, अब पूरा मार्केट ही कवर कर रखा है, तो अब उसमें ग्रोथ कहाँ से आएगी, ठीक है। अब जैसे कोको कोला क्लासिक है, अब कोको कोला को जितना ग्रोथ होना था हो चुका, अब इसमें मुझे क्या करना होता है, हार्वेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होती है, हार्वेस्ट, हार्वेस्ट मतलब बैठे हो, ठीक है। डॉग्स में क्या होता है, हार्वेस्ट में कभी कभी ये होता है कि पैसे निकाल लो वहां से, और कभी कभी ये होता है कि आप थोड़ा डालो, पर मेरे हिसाब से हार्वेस्ट का इसमें हम एक तरीके से देखा जाए तो स्ट्रेटेजी ये होती है कि हमें क्या करना है, वहां से जितना मिल पा रहा है ना लेते रहो पैसा। हार्वेस्ट मतलब जैसे होता है ना कि मेरी फसल उग गई है, अब फसल को काटने का समय आ गया है ना, फसल को काट के हम बेचते हैं, तो जितना बिक पा रहा है बेचते रहो, तो वो कैश का होगा यही है कि जितना हो पा रहा है उससे गेन करते रहो। डॉग्स, ज्यादा इन्वेस्ट मत करो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे यही सिस्टम रहता है, और यहाँ पे भी यही है, यहाँ पे तो जो पैसा लगा रखा है वो भी निकाल दो, क्योंकि ना तो वो मार्केट में ग्रोथ कर रहा है ना ही उसकी मार्केट में कोई जगह है। आउटडेटेड प्रोडक्ट लाइन हो गई, कोई प्रोडक्ट मैंने बना रखा था वो चल गया जितने दिन चलना था, और अब वो प्रोडक्ट लाइन ही पूरी की पूरी इतनी खराब हो गई कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई खरीद ही नहीं रहा है, ठीक है। तो उसमें जो पैसा लगा है वो फटाफट निकाल दो। अब होता क्या है, डॉग्स एकदम बेकार वाली कैटेगरी वाले प्रोडक्ट्स आते हैं जो प्रॉफिट ही नहीं दे रहे हैं और ग्रोथ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मार्केट में कहीं टिक भी नहीं रहे, तो उसको तो फटाफट ही निकाल दो, वहां पे पैसे मत वेस्ट करो। यहाँ पे थोड़ा सोचो, इन्वेस्ट करो, कोशिश करो, नहीं हो पा रहा है तो फिर पैसे निकालो वहां से, और इसमें क्या होता है, जितना बन पा रहा है निकालते रहो, बैठे रहो निकालते रहो, और यहाँ पे सबसे बेस्ट है पैसे लगाओ। अब आती है मैकिन्जी, मैकिन्जी की 9 सेल मैट्रिक्स, ठीक है। मैकिन्जी की बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है ये, ठीक है। कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो हम इन सब चीजों को बहुत अच्छे से एनालाइज करते हैं तभी बना पाते हैं। अब इसमें हमें देखना क्या है, जहां जहां पे ये किसके लिए यूज आ रही है, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस के लिए। 3x3 की ग्रिड होती है, जेई मैकेंजी मैट्रिक्स होती है, 3x3 की ग्रिड होती है, जिसमें वाई एक्सिस पे तो होता है इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस, और एक्स एक्सिस पे होता है आपके बिजनेस स्ट्रेंथ या कॉम्पिटिटिव पोजीशन, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। क्या बोला गया, बिजनेस स्ट्रेंथ और कॉम्पिटिटिव पोजीशन, मतलब हमारी आज बिजनेस में क्या स्ट्रेंथ है और इंडस्ट्री में उस चीज की कितनी अट्रैक्टिवनेस है। अगर बहुत अट्रैक्टिव जगह है इंडस्ट्री में वो चीज, और मेरे पास उसके लिए स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी है, तो मैं इन्वेस्ट करूंगी वैसी जगह जाके। मैं कहाँ इन्वेस्ट करूंगी, जहाँ पे इंडस्ट्री में वो चीजें बहुत अट्रैक्टिव भी है और प्लस मेरे पास उसमें बहुत ज्यादा बिजनेस में स्ट्रेंथ भी है, तो जहाँ पे हाई और बिजनेस स्ट्रेंथ का भी हाई, ये दोनों हाई हाई मिल रहे हैं ऊपर, वहां मैं इन्वेस्ट करूंगी। अगर ये मीडियम भी है इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस बट मेरी स्ट्रेंथ वहां पे हाई है तो मैं और इन्वेस्ट करूंगी, बट मेरी स्ट्रेंथ तो खूब है बट इंडस्ट्री में वो चीज अट्रैक्टिव ही नहीं है, तो मैं वहां सेलेक्टिवली ही इन्वेस्ट करूंगी, सोच समझ के ही इन्वेस्ट करूंगी। हम ये इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं कहाँ पे करना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस तो हाई है, मतलब मार्केट में अगर ऐसे प्रोडक्ट आ जाए तो इंडस्ट्री बहुत अट्रैक्टिव है, बट मेरी बिजनेस स्ट्रेंथ ठीक ठीक है उसमें, तो मैं कोशिश करूंगी वहां पैसे लगा के गेम खेलने की, ठीक है। सिमिलरली अगर थर्ड कैटेगरी में है, ठीक है, जिसमें इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस तो हाई है बट मेरे पास उसमें स्ट्रेंथ ही नहीं है, मैं कंपटीशन बहुत ज्यादा ऑलरेडी है वहां पे, तो मैं वहां पे सोच समझ के इन्वेस्ट करूंगी, ठीक है। और ये 3 सिचुएशन है जहां मुझे क्या करना है, पैसे अगर लगे हुए हैं तो निकालने हैं, इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। कहाँ पे, जहां पे ना तो इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस है ना ही मेरे पास स्ट्रेंथ है, तो ये दोनों जगह
मुझे निकालना है, और यहाँ पे इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस भी कम है बट बिजनेस स्ट्रेंथ पूरी लो है, तो वहां से निकालना है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ मुझे सेलेक्टिव रहना चाहिए और कहाँ मुझे डिवेस्ट करना चाहिए। तो तीन तीन कैटेगरी, तीनों याद रखना जैकिंजी मैगजीन में। अब हम बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजीज पढ़ते हैं। हमने क्या पढ़ी पहले? कॉर्पोरेट लेवल, जो बड़े 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 लोग, जो सीईओ वगैरह जो स्ट्रेटेजीज अपनाते हैं, कैसे किस बेसिस पे वो एनालाइज करते हैं, स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, वो सारी चीजें देखी। अब हम जो बिजनेस लेवल पे है, जो हम बोल सकते हैं डिपार्टमेंट में जो मैनेजर्स वगैरह है, हायर मैनेजर्स जो है बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं, उनकी बात करते हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसको मार्केट में आपको कैसे अपने आप को स्टैंड करवाना है। आप कॉस्ट लीडरशिप के फॉर्म में अपने आप को स्टैंड करवाना चाहते हैं, या डिफरेंशिएशन के फॉर्म में, या फिर फोकस्ड, वो आप बताइए। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग हमारी स्ट्रेटेजी बनती है। अगर आपकी स्ट्रेटेजी कॉस्ट लीडरशिप की है, मतलब कि आप लोवेस्ट कॉस्ट में मार्केट में घुसना चाहते हैं, जैसे कि जियो टेलीकॉम आया था, वॉलमार्ट, एयर इंडिया एक्सप्रेस, इन्होंने क्या किया था, मार्केट में जो एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स है ना, उनको हिला दिया। जो जितने भी हमारे ये हम बोलते हैं टेलीकॉम के थे, सब हट गए। एक दो बचे हैं बेचारे, एयरटेल, बीएसएनएल, क्योंकि कोई उपाय नहीं है। ये इतना खतरनाक रिलायंस का एक डिसरप्शन आया था जियो के फॉर्म में, जिसने एक्चुअली सब कुछ हिला के रख दिया। वोडाफोन वगैरह सब बहुत बहुत इनका जो मार्केट शेयर है वो गिरता गया बिकॉज ऑफ दिस टेलीकॉम। बट हेड्स हेड्स ऑफ की इतने डिस्ट्रक्शन मार्केट में भी आज बीएसएनएल, एयरटेल, वोडाफोन ये स्टैंड कर रहे हैं। इनका भी मार्केट शेयर है, मतलब इन्होंने क्या किया, उसको कहीं ना कहीं अपने आप को डिफरेंशिएशन के थ्रू कहीं ना कहीं स्टैंड करवाया है। तो उनके जो स्ट्रेटेजिक इंटेंट थे बहुत स्ट्रांग थे, इस वजह से वो आज भी स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, तो इनमें यही होता है कि कोस्ट लीडरशिप में हमारे पास एफिशिएंसी रहती है, टेक्नोलॉजी लानी पड़ती है हमें, मतलब कि हम इतना एफिशिएंटली प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करें कि हमारा कॉस्ट सबसे कम से कम आए और हम ज्यादा से ज्यादा मार्केट में बेचें। हमारा जब टारगेट होता है ना करोड़ों लोगों को मार्केट में माल बेचना, तब हम बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। जब एक्सेस यूनिट में मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उसकी कॉस्टिंग कम आती है। अगर हम लिमिटेड यूनिट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, कॉस्टिंग ज्यादा आती है। तो आपको डिपेंड करना है कि आप कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। अब आप डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी, मतलब आप यूनिक प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, जैसे कि एप्पल का आईफोन यूनिक, बीएमडब्ल्यू अलग यूनिक कार दे रहा है, स्टारबक्स यूनिक कॉफी दे रहा है, तो आप अपनी एक यूनिक लग्जरी प्रीमियम ब्रांड भी बना सकते हैं और कॉस्ट लीडरशिप भी बना सकते हैं। ठीक है, प्रीमियम प्राइस लेते हैं, इनोवेशन, ब्रांड लॉयल्टी, इन सब पे फोकस रहता है। इसमें कभी कभी क्या होता है, लोग क्या कॉपी कर लेते हैं, कॉस्ट ऑफ डिफरेंशिएशन जो है ना वो बहुत कम दिखती है। मतलब मैंने बीएमडब्ल्यू या स्टारबक्स की कॉफी लोग पीते हैं 400-500 रुपए की, क्योंकि वो ब्रांड है और वहां पर एक अलग ही ऑरा फील होता है, वहां जाके कॉफी पी के आते हैं। तो बट वही सिमिलर लोग अब नए नए ऐसे नेम से भी निकाल रहे हैं, कॉपी ब्रांड्स आती है, कॉपी चीजें आती है, तो डिफरेंशिएशन हमारा कहीं ना कहीं लैक हो जाता है, तो जिस वजह से हमें कभी कभी डाउनफॉल झेलना पड़ता है। सिमिलर सब्स्टिट्यूट्स निकाल लेते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है, फोकस्ड स्ट्रेटजी, जो क्या कर रही है कि डीप सेगमेंट नॉलेज करती है। जिसके पास डीप सेगमेंट नॉलेज हो वही करती है, जो सेगमेंट में डिसअपियर, नीश में भी अटैक्ट। इसमें क्या होता है, जैसे रोल्स रॉयस है, इनका मेन फोकस था डिफरेंशिएशन पे, बट डिफरेंशिएशन पे था। ठीक है, कहने का मतलब है डिफरेंशिएशन फोकस्ड भी हो सकते हो आप, कॉस्ट फोकस्ड भी हो सकते हो। किस पे फोकस है आपका वो देखो आप। ठीक है, जैसे अब ये एल्डो एलडी दे रखा है, जिसका मेन फोकस था कम से कम कॉस्ट करना, इसका मेन फोकस था कुछ ऐसा यूनिक प्रोडक्ट निकालना। दोनों में से कोई भी आपका सेगमेंट चूज कर सकते हो। ठीक है, बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजीज होती है। अब बिजनेस स्ट्रेटेजीज में हमें क्या क्या तरह की चीजें आती है जो हमें सस्टेनेबिलिटी तक पहुंचाती है। एक तो कॉस्ट एडवांटेज, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वो होता है फर्म्स एबिलिटी टू आउट परफॉर्म राइवल्स बाय जनरेटिंग सुपीरियर वैल्यूज फॉर कस्टमर्स एट द लोअर कॉस्ट। मतलब पोर्टर की डेफिनेशन है कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आप सिर्फ तभी ले सकते हो जब आपके पास कैपेबिलिटी है कि आप सुपीरियर वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं लोअर कॉस्ट पे, वैल्यू अच्छी दे रहे हैं, कॉस्ट भी कम ले रहे हैं कॉम्पिटिटर से, तभी आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पा सकते हो। ठीक है, तो इसमें हमें ये चारों चीजें एक तरीके से यूज करनी होती है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पाने के लिए। टाइप्स है इसके, या तो कॉस्ट एडवांटेज पा लो, कम से कम कॉस्ट लेके अच्छी एफिशिएंसीज के साथ। ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट कम कर लो, इंडस्ट्री एवरेज के थ्रू भी मेजर किया जा सकता है। या तो डिफरेंशिएशन बना लो, जो हम पहले देख के आए हैं अभी। ठीक है, प्रीमियम प्राइस अर्न कर पाओगे आप अगर कुछ यूनिक प्रोडक्ट, यूनिक ब्रांड, यूनिक वैल्यू दे रहे हैं तो। या फिर सस्टेनेबिलिटी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ये कब होता है, जब आप रेयर, हार्ड टू इमिटेट, नॉट सस्टेन, जो हमने वीरू फ्रेमवर्क देखा था, VRIO, तब होता है। जैसे कि गूगल सर्च एल्गोरिथम, बाप रे,
इसका तो कोई कंपटीशन ही नहीं है, क्योंकि कोई भी गूगल जैसा सर्च इंजन बना नहीं पा रहा है। अगर बना भी रहा है तो फिर लोग गूगल पे जाके सर्च कर रहे हैं, उनके पास जितना एल्गोरिथम है वो कहीं नहीं है। गूगल एड्स चल रहे हैं, स्पॉन्सर्ड एड्स चल रहे हैं, बहुत ज्यादा चल रहे हैं। गूगल ने सबको खरीद रखा है, मतलब इतने सारे अलग अलग ब्रांड्स जो जो चल रही थी, कंपनीज चल रही थी, वो सबको खरीद रखा है। ठीक है, तो ये जो सस्टेनेबिलिटी है उसको कोई नहीं हिला सकता अभी तक तो। डायनेमिक कैपेबिलिटीज मतलब आपके पास क्या है, आप बिल्ड भी कर रहे हैं, अडेप्ट भी कर रहे हैं, वापस वापस रिकॉन्फ़िगर भी कर रहे हैं, बार बार अपने आप को चेंज कर रहे हैं। तो ये फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट ये वाली कैपेबिलिटी काम आती है। कुछ भी चेंज आया उसकी तरह बना दिया, नया चेंज आया, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, बेसिक एग्जांपल देती हूँ, जैसे लोग छोटी शॉप्स चलाते हैं, तो वहां पे जैसे जैसे मार्केट में नीड सीजन आ रहा है उस अकॉर्डिंग बेचते हैं। ठीक है, आइसक्रीम बेच रहे हैं गर्मियों में और सर्दियों में, हो सकता है कि वो कुछ और बेच रहे हैं, तो वो वाली कैपेबिलिटी हो तो वैसे भी कर सकते हैं। अब हम थर्ड लेवल पे आ जाते हैं, फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजीज। फंक्शनल लेवल स्ट्रेटेजी में हमें डेफिनेशन समझना है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तीन तरीके पे फोकस होती है, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग प्लस 4 Ps। ठीक है, जो हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी, हमारे पूरा यूनिट कंप्लीट कवर्ड है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के नाम से। मार्केटिंग मैनेजमेंट में सब कुछ हमने कवर किया है ये सब। ठीक है, प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज, ब्रांड बिल्डिंग और मार्केट एक्सपेंस, जब ये तीन चीज हमारा फोकस करना हो तब हम मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे फंक्शन करते हैं। फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी जब बनाते हैं, जब हमें कैपिटल स्ट्रक्चर, डिविडेंड, इन्वेस्टमेंट डिसीजन ये सब देखने होते हैं तब। ठीक है, मेन की डिसीजन हम जो लेते हैं इसमें वो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ROI, इनसे रिलेटेड की डिसीजन लेते हैं। HR स्ट्रेटेजी में क्या होता है, टैलेंट एक्विजिशन, डेवलपमेंट, रिटेंशन करना है, क्या करना है, ये सारा फोकस रहता है। और इसमें हम जो डिसीजन लेते हैं वो किसको हायर करना है, कितना ट्रेनिंग देना है। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें की डिसीजन होते हैं। ऑपरेशनल स्ट्रेटेजीज में क्या होता है, कॉस्ट एफिशिएंसी कैसे कर सकते हैं, कैसे क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा सकते हैं, स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो मेन की डिसीजन होते हैं कि हमारे प्रोसेस डिजाइन में क्या चेंज करें, सप्लाई चेन में क्या चेंज करें, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कैसे चेंज करें, जस्ट इन टाइम कैसे लेके आए। तो ये सारी चीजें ऑपरेशंस में आती है। तो ये सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं जो हम पढ़ते हैं। इवन हम बोल सकते हैं ये सारे स्पेशलाइजेशन हैं जो MBA में दिए जाते हैं, मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, ऑपरेशंस, R&D, ये सब सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसीलिए इनके लिए स्पेशलाइज्ड बंदे ही हायर किए जाते हैं, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं, फोकस होते हैं अपने बिजनेस के लिए। ठीक है, R&D डिपार्टमेंट हो गया, जिसमें मतलब वो कैसे एक नया इनोवेशन ला सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, जब भी हमें कुछ नया ओपन इनोवेशन करना हो, लाइसेंसिंग वगैरह देनी हो, ये सारी चीजों के लिए R&D का काम आता है। अब IT टेक्नोलॉजी एनेबलर जो होते हैं बिजनेस स्ट्रेटेजी में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब हमें ये देखना है यूजीसी नेट में फंक्शनल स्ट्रेटेजी जो होती है, हमेशा ध्यान रखना सपोर्ट करनी चाहिए बिजनेस और कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी को। ठीक है, अब स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन में आ गए। हमने पहले एनवायरमेंटल स्कैनिंग पढ़ा, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन पढ़ा, अब हम देखते हैं उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, इसमें 7S फ्रेमवर्क होता है, ये याद रखना, 7S फ्रेमवर्क। ठीक है, इसमें कुछ हार्ड एलिमेंट्स होते हैं, कुछ सॉफ्ट एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे आ रखा है, ये मैकिंजी का 7S फ्रेमवर्क आ रखा है एग्जाम में। ठीक है, देखो हार्ड एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जो इजियर टू चेंज है। सॉफ्ट एलिमेंट्स जो होते हैं जो हार्डर टू चेंज है। मतलब चेंज कहने का मतलब है स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर और सिस्टम। ठीक है, एक सेकेंड, हार्ड एलिमेंट्स एंड सॉफ्ट एलिमेंट्स। सही है ना। हार्ड एलिमेंट्स वही होते हैं, स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर और सिस्टम होते हैं। एंड सॉफ्ट एलिमेंट्स आपके शेयर्ड वैल्यूज, स्किल्स, स्टाइल एंड स्टाफ। क्योंकि हम उसको जल्दी रातों रात इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। सॉफ्ट एलिमेंट्स क्यों बोले गए हैं, स्टाफ, स्किल्स, स्टाइल एंड शेयर्ड वैल्यूज को, स्टाफ, स्टाइल, स्किल्स एंड शेयर्ड वैल्यूज, ये सब क्या है, सॉफ्ट, जिसको बदलने में वक्त लगता है। और स्ट्रेटेजी हम रातों रात सोच के नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमारा जो स्ट्रक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको हम फिर भी चेंज कर सकते हैं, सिस्टम में हम नया इम्प्लीमेंटेशन ला सकते हैं, दैट इज कंपेरेटिवली इजियर। इसलिए उनको हार्ड एलिमेंट बोला गया है, हार्ड। ठीक है, ये तीनों हार्ड है, याद रखना, स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर एंड सिस्टम। और जो बाकी बचे हुए 4 एलिमेंट्स है वो सॉफ्ट है, हार्डर टू चेंज। इनको डिफरेंशिएशन याद रखना, कौन से सॉफ्ट है कौन से हार्ड है। हार्ड वाले होते हैं इजियर टू चेंज, सॉफ्ट वाले हार्डर टू चेंज है, उल्टा है इसमें, याद रखना। ठीक है, अब स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन कैसे होती है, सबसे पहले हम
स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटेजी बनाते हैं, जैसे कि शैंडलर ने मैं डेफिनेशन दी थी, स्ट्रक्चर फॉलोज स्ट्रेटेजी। स्ट्रक्चर फॉलोज स्ट्रेटेजी, तो हमें पहले एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जिससे वो स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट हो। सिंपल स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, फंक्शनल, डिविजनल, मैट्रिक्स, नेटवर्क। रॉन्ग स्ट्रक्चर अगर बन गया तो इम्प्लीमेंटेशन फेलियर होता है। ठीक है। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स का जो स्ट्रक्चर है हमेशा डाइवर्सिफाइड कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी के लिए यूज होता है। एसबीयू जो हम बोलते हैं ना, अलग अलग यूनिट्स बना रखे, तो जब डाइवर्सिफाइड आपकी कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी है तो वो एसबीयू स्ट्रक्चर अलाइन होता है। सिंपल स्ट्रक्चर यही होता है, पहले फंक्शनल डिपार्टमेंट्स आ गए, फिर डिविजनल आ गए, मैट्रिक्स आ गए, नेटवर्क आ गए। ये चार सिंपल स्ट्रक्चर है, सॉरी ऐसे ऐसे नहीं है, चार अलग अलग है। या तो फंक्शंस के बेसिस पे हम स्ट्रक्चर बनाते हैं कंपनी का, या फिर हम अलग अलग डिविजन्स, जैसे कि साउथ डिवीजन, नॉर्थ डिवीजन, उसके बेसिस पे। मैट्रिक्स में मिक्स होता है, ठीक है, फंक्शनल डिविजनल का, और नेटवर्क में होता है कनेक्टिविटी। ठीक है। तो कहने का मतलब है, कोई भी स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करनी है तो पहले आपको उस अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। कल्चर एंड स्ट्रेटेजी में होता है कि ऐसा कल्चर बनाना पड़ेगा जिसमें शेयर्ड वैल्यूज, बिलीव्स, नॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो, मैच्ड कल्चर एसिलरेट्स इंप्लीमेंटेशन। अगर कल्चर आपका मैच हो रहा है तभी आप अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाओगे अपनी स्ट्रेटेजीज को। देखो, स्ट्रेटेजी बनाना आसान है, बनाने के लिए इंप्लीमेंटेशन बहुत मुश्किल है, और इंप्लीमेंटेशन तभी हो पाएगा जब उसके लायक स्ट्रक्चर हो, उसके लायक कल्चर हो, और उसके बैरियर्स को आप हटा रहे हो। ठीक है। मिसमैच्ड कल्चर होगा तो मेजर बैरियर काम करेगा वो। ठीक है। कल्चर ईट स्ट्रेटेजी फॉर ब्रेकफास्ट। ड्रकर ने डेफिनेशन क्या बोल दी? कल्चर खराब हो ना तो वो आपकी स्ट्रेटेजी को खा जाता है। ठीक है। नाश्ते के सुबह सुबह उठते ही खा लेगा वो। ठीक है। टूल्स क्या है इसके कल्चर को अच्छा बनाने के लिए? सोशलाइजेशन, रिवार्ड्स दो, लीडरशिप रोल मॉडलिंग, ये सब करो। ठीक है, क्योंकि मैच्ड कल्चर होगा तो इम्प्लीमेंटेशन बढ़ता है फटाफट। अगर रॉन्ग स्ट्रक्चर होगा तो इम्प्लीमेंटेशन रुकता है, मिसमैच कल्चर होगा तो रुकेगा। अब बैरियर्स क्या होते हैं कि लोग क्या करते हैं, चेंज करने को चाहते नहीं है, पुअर कम्युनिकेशन होती है, लैक ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, इनएडुकेट ट्रेनिंग हो गई, पुअर लीडरशिप हो गया, अनक्लियर अकाउंटेबिलिटी हो गई। ठीक है। अब देखते हैं कि उसको इवेल्युएट कैसे करता है। हमने इम्प्लीमेंट किया, बिजनेस को इन्वायरमेंटल स्कैनिंग की हमने, फॉर्मुलेशन की, स्ट्रेटेजीज, इम्प्लीमेंटेशन भी की। अब इम्प्लीमेंट तो कर दिया हमने, हमने इम्प्लीमेंट कैसे की, स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर्स, ये सब देख के अब हम उसको देखते हैं कितनी इम्प्लीमेंट हुई है, उसको हम कंट्रोल कर पा रहे हैं क्या, क्या रिजल्ट आ रहे हैं क्या। कंट्रोलिंग हमें पता है, प्लानिंग का एंड पार्ट कंट्रोलिंग होता है इंपॉर्टेंट। तो टाइप्स ऑफ जो स्ट्रेटेजिक कंट्रोल है ये चार, ये किसने दी है? शेंडेल एंड होफर ने। याद रखना, कंट्रोल टाइप बुक्स में कहीं नहीं मिलेंगे, ये सब आपको बहुत अच्छे से समझना, इस पीपीटी में सारा कुछ कवर है। स्कैंडल एंड होफर कंट्रोल टाइप है। तो प्रीमाइस कंट्रोल मतलब होता है मॉनिटर अजम्पशंस ऑन विच स्ट्रेटेजी इज बेस्ड। प्रीमाइसेस मतलब होता है बेस जो होता है, अजम्पशंस जिसको लेके हमने स्ट्रेटेजी बनाई थी। ठीक है। तो ये ऑनगोइंग ड्यूरिंग स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन, जब भी स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट हो रही है उस वक्त ये हम देखते रहते हैं जो हमने बेस बनाया था वो सही तो चल रहा है ना। एग्जाम्पल, मॉनिटरिंग इन्फ्लेशन अजम्पशन इन फाइनेंशियल प्लान। मतलब कि हमने फाइनेंशियल प्लान जो बनाया था तो हम देख के चलते हैं कि हमने इन्फ्लेशन सोचा था कि 7% ही होगा, बट अगर इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है तो हम फाइनेंशियल प्लान में चेंजेस करेंगे। हाँ, हाथ के हाथ ही। अगर इन्फ्लेशन नॉर्मल चल रहा है अजम्पशन के अकॉर्डिंग, प्रेमाइसेस के अकॉर्डिंग, तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रीमाइसेस को हमेशा कंट्रोल में रखेंगे। अगर चेंज हो रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम वापस स्ट्रेटेजीज को रिफाइन करेंगे। फिर दूसरा आता है इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल, मतलब मॉनिटर माइलस्टोन्स एंड प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन ऑफ द स्ट्रेटेजी। जो मेन मेन चीजें इंप्लीमेंट करनी थी वो सारी चीजें इसमें आती है। ये पूरे वही ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन फेज, हर फेज में हम देखते रहते हैं। इफ न्यू प्लांट कंस्ट्रक्शन इज ऑन शेड्यूल, जो जो चीजें हमने इम्प्लीमेंटेशन का सोचा था डेट वाइज वो हो रही है नहीं हो रही है, एक एक चीज चेक करना। अब स्ट्रेटेजिक सुरवेलियंस मतलब आप क्या कर रहे हैं, सुरवेलियंस मतलब नजर रख रहे हैं स्ट्रेटेजी वाइज। ठीक है। ये अनफोकस्ड होता है, इन्वायरमेंट स्ट्रेटेजी बहुत ब्रॉड है, अनफोकस्ड होता है। ठीक है। कंटिन्यूअस होता है, ऑर्गेनाइजेशन वाइड होता है। मतलब अब आप बॉस हो, आपके अंदर 10 है, 10 लोगों को आपने बता दिया ऐसे इंप्लीमेंट होना चाहिए, उन 10 के अंदर और 10 लोगों को आपने बता दिया ऐसे इंप्लीमेंट होना चाहिए। अब उनके अंदर भी जो इंप्लीमेंट कर रहे हैं बार बार उन पे नजर रखना, तो दैट इज स्ट्रेटेजिक सर्वेलियंस। ठीक है। वॉचिंग फॉर अनएक्सपेक्टेड कॉम्पिटिटिव मूव्स, मतलब हमारा दिमाग यही रहता है कि क्या कहाँ कोई गड़बड़ कर रहा है स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन में, अनएक्सपेक्टेड कौन कर रहा है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, खुद को भी चेक कर रहे हैं, और स्ट्रेटेजी सर्वेलियंस मतलब कि हम कॉम्पिटिटर्स के मूव को भी देख रहे हैं। जो जो स्ट्रेटेजी हमने सोची थी, जैसा जैसा हमने प्रेमाइसेस बनाया था वैसा वैसा हो रहा है क्या, कहाँ गड़बड़ हो रही है उसको पकड़ना। सर्वेलेंस मतलब इसका मेन रोल ये होता है गड़बड़ को पकड़ना, वॉचिंग फॉर अनएक्सपेक्टेड मूव्स। ठीक है। अनफोकस्ड, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग फॉर सरप्राइजेस।
हम क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को कंटिन्यूअसली इन्वायरमेंट स्कैन कर रहे हैं, कोई भी सरप्राइज अगर बीच में आ रहा है उसको पता करने के लिए। स्पेशल अलर्ट कंट्रोल करते हैं जो रैपिड होता है, अर्जेंट रिस्पॉन्स टू सडन अनएक्सपेक्टेड। इन केस कुछ भी सडन अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो रहा है तो उसको उसके लिए स्पेशल अलर्ट कंट्रोल भी एक टाइप है जो यूज किया जाता है। जो भी कोई क्राइसिस आ गए, अचानक से कोई डाउनफॉल हो गया, कुछ भी चीजें हो गई तो उसके लिए, जैसे कॉम्पिटिटर्स का सडन बैंकरप्ट हो गया कॉम्पिटिटर, या फिर कोई मेजर टैग डिसरप्शन हो गई, तो ये सारी चीजें क्या है, हमें क्या, ये चार तरह से हमें हमारी स्ट्रेटेजी को कंट्रोल करते रहना चाहिए, इन्होंने ऐसा बोला है। अब these four types are from Scandal and Hofer. Most confused क्या होता है, premise versus strategic surveillance। premise तो एक specific assumption है, surveillance एक broad scanning है, तो ये ध्यान रखना। अब बैलेंस स्कोर कार्ड है जो किसने दिया है, कपलन एंड नोर्टन ने दिया है 1992 में, ठीक है। बैलेंस स्कोर कार्ड कपलन एंड नोर्टन ने दिया है, याद रखना, क्योंकि इसमें चार चीजें हैं जो ये चेक करते हैं अपने बिजनेस की, कंट्रोल करना है इनको, ठीक है। तो ये कैसे कर रहे हैं, इज अ परफॉर्मेंस मेजरमेंट फ्रेमवर्क दैट बैलेंसेस फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मैट्रिक्स अक्रॉस फोर पर्सपेक्टिव्स टू लिंक स्ट्रेटेजी टू ऑपरेशंस। इनका मेन काम क्या होता है, स्ट्रेटेजी जो बनाई है उसको मेन कोर ऑपरेशंस के साथ लिंक करते हैं। वो चार मेजर चीजें वो चेक करते हैं, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों ही चीजें चेक की जाती है, ठीक है। 1992 में इन्होंने बनाया था। अब हाउ डू वी लुक फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, वो देखते हैं कि शेयर होल्डर्स के बारे में हम कैसे सोचते हैं, कि उनको कितना रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट मार्जिन मिलना चाहिए, हमारा आरओआई कितना है, हमारे ईवीए कितना है। मेन जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, वो ये चार होते हैं, रट लो, सबके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स रट लो, ठीक है। हाउ डू वी लुक टू शेयर होल्डर्स, और दूसरा कस्टमर पर्सपेक्टिव है जिसमें हम ये देखते हैं कस्टमर हमको कैसे देखते हैं, हाउ डू कस्टमर सी अस, कस्टमर कितना सेटिस्फाइड है, रिटेंशन रेट कितना है उनका, मार्केट में शेयर कितना है, ठीक है, एनपीएस कितना है हमारा। तो ये सारी चीजें कस्टमर पर्सपेक्टिव, मतलब कस्टमर हमारी बिजनेस को कैसे देख रहा है वो भी हम चेक करेंगे, और शेयर होल्डर्स की तरफ हमारा क्या देखना है, मतलब हम उनको क्या दे रहे हैं, कितना आरओआई दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, वो रिवेन्यू ग्रोथ कितना हो रहा है, वो सारी चीजें उसमें। अब इंटरनल प्रोसेस में हम देखते हैं कि व्हाट मस्ट बी एक्सेलेट, हमें कौन सी चीजें हैं जिसपे एक्चुअल में हमें काम करना ही है। प्रोसेस एफिशिएंसी, डिफेक्ट रेट्स हमें कम करनी है, साइकिल टाइम हमें कम करना है, और इनोवेशन लाना है। तो ये सारी चीजें की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं जो इंटरनल प्रोसेस पर्सपेक्टिव को चेक करने में हेल्प करती है। कि केपीआईज इनके सबके याद रखना, क्योंकि मैच द कॉलम में आ सकता है, नॉर्मली भी पूछ सकते हैं, स्टेटमेंट में भी आ सकता है, ठीक है। और लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव में होता है एम्प्लॉयमेंट, ट्रेनिंग, स्किल्स, नॉलेज मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी। तो कैन बी कंटिन्यू टू इम्प्रूव, मतलब हमारे पास ये सारी चीजें होगी, ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते रहने चाहिए, स्किल्स, नॉलेज मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी, ये सब इंप्रूवमेंट चलते रहने चाहिए, जिससे हम चेक कर पा रहे हैं कि क्या हम इम्प्रूव कर पाएंगे, कंटिन्यू टू इम्प्रूव। तो ये चार मेजर क्वेश्चंस होते हैं, चार मेजर मैट्रिक्स है इसमें। तो क्वेश्चंस भी याद रखना कि कौन सा मैट्रिक्स क्या चीज चेक करता है, किस किस केपीआईज के थ्रू चेक करता है, और क्या क्या इनके नाम है, और किसने दिया है, कपलन एंड नोर्टन ने। तो इतनी चीजें हमें इसके बारे में याद रखनी है। तो दिस इज द पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी इवेल्युएशन एंड कंट्रोल, ओके। अब कुछ हम टॉपिक्स पढ़ लेते हैं जो मॉडर्न स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के टॉपिक्स में आ रखे हैं, ठीक है। अभी हम आए हैं 43rd स्लाइड पे, ठीक है। फिर उसके आगे हम बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। सो बी विथ मी। ब्लू ओशियन स्ट्रेटेजी, ब्लू ओशियन स्ट्रेटेजी किसने दी थी, किम माओ बॉर्गने ने 2005 में। एक रेड ओशियन थी और एक ब्लू ओशियन। तो रेड ओशियन क्या है, compete in existing market space, beat the competition, exploit the existing demand, make value cost trade off। मतलब कहने का मतलब है जो नॉर्मली जो लोग करते हैं, हमने कोई कंपटीशन, हमने एक दुकान खोली किराना की, एग्जिस्टिंग 5-10 दुकानें, 50 दुकानें आसपास थी, बट मेरा काम क्या है, एग्जिस्टिंग मार्केट स्पेस में कॉम्पीट करना, कंपटीशन को बीट करना, एग्जिस्टिंग डिमांड जो चल रही है उसको और एक्सप्लॉइट करना, बढ़ाना, ठीक है। वैल्यू कॉस्ट जो ट्रेड ऑफ है उसको मेंटेन करना, ठीक है। इसमें मेन मेरा काम ये रहता है कि मेरे को अपने आप को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा या फिर कॉस्ट कम करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन या कॉस्ट फोकस मुझे, ओके, मार्केट में आना पड़ेगा। तो इसमें दो ही मेरे पास ऑप्शन रहते हैं, रेड ओशियन, रेड ओशियन मतलब जो एग्जिस्टिंग मार्केट, एग्जिस्टिंग चीजें हैं उसी में जाके मुझे अपने आप को पावरफुल करना है। ब्लू ओशियन में क्या होता है, अनकॉन्टेस्टेड मार्केट स्पेस में घुसना, मतलब ऐसा मार्केट जिसमें कोई है नहीं, जिसमें कंपटीशन कम है, कंपटीशन इररिलेवेंट है, बनाना है, क्रिएट एंड कैप्चर न्यू डिमांड, ठीक है। ब्रेक इवन, इस ब्रेक वैल्यू कब आती है, कॉस्ट ट्रेड ऑफ। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक वैल्यू पे जाएंगे, इसमें ये मेक वैल्यू पे जाता है, याद रखना, दोनों मैच द कॉलम आ सकता है, ठीक है।
अलाइन सिस्टम विद स्ट्रेटेजी ऑफ डिफरेंशिएशन एंड कॉस्ट साइमल्टेनियसली। अब ये क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन भी करेंगे और कॉस्ट भी मेंटेन करेंगे। ब्लू ओशन का काम है डिफरेंशिएशन प्लस कॉस्ट, दोनों पे काम करेंगे वो, ठीक है। दोनों का डिफरेंशिएशन समझ में आया आपको, किसने दिया है, किम माओ बार्गने ने। ब्लू ओशियन एक नए मार्केट स्पेस पे जाता है जहां पे इतना कंपटीशन नहीं है, नई चीजों के नई डिमांड कैप्चर करने की कोशिश करता है, ठीक। अब कुछ इनोवेशन स्ट्रेटेजीज है, CSR, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ये इनोवेशन स्ट्रेटेजी है जो हर बिजनेस में होनी जरूरी है। जैसे कि प्रोडक्ट इनोवेशन आ गया, कोई प्रोसेस में इनोवेशन आ गया, डिसरप्टिव इनोवेशन आ गया, सस्टेनिंग इनोवेशन आ गया। इनका मीनिंग समझ में आ रहा है आपको? डिसरप्टिव मतलब आपने कुछ ऐसा इनोवेशन लेके आया जिसने एग्जिस्टिंग जो ओल्ड मेथड थे उसको पूरा ही खत्म कर दिया, मतलब उसका यूजलेस बना दिया उसको, ठीक है। प्रोडक्ट, नए प्रोडक्ट में कुछ फीचर्स ऐड कर दिया, प्रोसेस जो ऑलरेडी प्रोसेस था उसमें कुछ नया ऐड कर दिया, ठीक है। ओपन इनोवेशन किसने दिया है, नाम याद रखना, शेस ब्रॉक 2003 में, ठीक है। और डिस्ट्रप्टिव और सस्टेनेबल इनोवेशन किसने दी थी, क्रिस्टन ने, ठीक है। ओपन इनोवेशन है कि कोई भी कैटेगरी में कहीं भी जाके हमने कुछ नया इनोवेशन का ट्राई किया, ठीक है। और R&D इन्वेस्टमेंट रेशियो एज ए स्ट्रेटेजिक डिसीजन होता है, इसमें इनोवेशन की स्ट्रेटेजी होती है। और फर्स्ट मूवर और फास्ट फॉलोवर एडवांटेज पाना, दो ही होते हैं। फर्स्ट मूवर एडवांटेज मतलब क्या होता है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज मतलब कि मार्केट में जैसे कोविड आया, हमने अभी लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, कोविड आया और उस वक्त मैंने देखा कि कुछ चीजें ऐसी है जो होनी बहुत जरूरी है क्योंकि यही लोगों की नीड है इस वक्त, मास्क बनाना, ठीक है, अलग अलग शील्ड बनाना या फिर और भी बहुत सारे सैनिटाइजर वगैरह। तो उस वक्त इतने सारे नए कंपनीज ने सैनिटाइजर बनाना शुरू कर दिया, तो उन्होंने कोशिश की फर्स्ट मूवर एडवांटेज उठाने की, और उसी में कुछ फास्ट फॉलोवर एडवांटेज भी उठा देते हैं। जैसे एक ने कुछ नया इनोवेशन किया, फर्स्ट उसने अपॉर्चुनिटी देखी, नया इनोवेशन किया और उसी को फटाफट किसी ने फास्ट फॉलो कर लिया, उसने भी इनोवेशन कर दिया। तो दोनों का इक्वल वेटेज भी आ सकता है मार्केट में, कॉपी करना भी बोल सकते हैं उसको, एक फास्ट फॉलोवर एडवांटेज भी एक स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। तो कुल मिला के ये दोनों क्या होती है, इनोवेशन स्ट्रेटेजी होती है। अब CSR में हमने ये पढ़ा होगा, कैरोल्स 4 लेवल पिरामिड होती है, इकोनॉमिक, लीगल, एथिकल और फिलेंथ्रोपिक, ये चार ऐसी स्ट्रेटजीज, सस्टेनेबल स्ट्रेटजीज है कैरल्स के 4 लेवल पिरामिड में बताई गई है। ये क्वेश्चंस आ रखे हैं PYQs में, इसीलिए मैं यहाँ पे लेके आई हूँ सारी चीजें। कैरल्स की 4 लेवल पिरामिड है जिसमें वो क्या बोल रहा है कि हम हर इंसान को कहीं ना कहीं इनोवेशन करना पड़ेगा सस्टेनेबिलिटी रहने के लिए, बिजनेस में सस्टेनेबिलिटी लाने के लिए, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, ठीक है। एक ट्रिपल बॉटम लाइन है जो पीपल, प्लैनेट और प्रॉफिट तीनों के लिए बात करती है, ठीक है। कि सबसे पहले आप, इनका कहने का मतलब ये है कि कंपनी इकोनॉमिक्स बेनिफिट के लिए तो चला ही रही है, लीगल चीजों के लिए भी चला रही है, एथिक्स भी उसको फॉलो करना पड़ेगा और फिलेंथ्रोपिक भी बनेगा। फिलेंथ्रोपिक वो होता है जो प्रॉपरली सस्टेनेबिलिटी पे फोकस्ड हो जाता है, प्रॉफिट को छोड़ के यहाँ तक पहुंच जाता है, ऐसे बनता है ये पिरामिड। मेजरली लोगों का मेन गोल होता है इकोनॉमिक का, फिर आते हैं वो लीगल फुलफिल करने के लिए, फिर वो थोड़े बहुत एथिक्स फॉलो कर लेते हैं, फिर वो फिलेंथ्रोपिक बनते हैं। फिलेंथ्रोपिक कब बनेंगे, जो प्रॉपरली वो CSR और सस्टेनेबिलिटी पे फोकस, मतलब डिवोटेड हो जाएंगे। तो मेन हर कंपनी के ये 4 गोल होते हैं, सबसे ज्यादा ये रहता है, फिर कम ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। ट्रिपल बॉटम लाइन भी यही बात बोलता है, पीपल, प्लैनेट और प्रॉफिट। तो इस ये उल्टी बात करता है कि प्रॉफिट पे कम फोकस करो, पीपल पे ज्यादा फोकस करो, प्लैनेट पे उससे थोड़ा कम, और फिर प्रॉफिट पे कम फोकस करो। इनका कहने का मतलब ये है। और ESG, इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस फ्रेमवर्क को फॉलो करना, अगर आप अपनी ये स्ट्रेटेजीज यूज करते हो तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है जो आप बिजनेस को आइडेंटिफाई करवा सकते हो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ESG फ्रेमवर्क फॉलो कर रहे हैं, हम लोग शेयर्ड वैल्यू फ्रेमवर्क फॉलो कर रहे हैं, हम सस्टेनेबिलिटी को एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बना सकते हैं। तो ये सारी स्ट्रेटेजीज आप यूज कर सकते हो अपने आप को एक अलग दिखाने के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट भी है, कुछ करनी भी चाहिए। और डिजिटल डिस्ट्रप्शन आप कर सकते हो, नए इंडस्ट्री में कुछ चेंज आया, आपने डिस्ट्रप्शन कर दिया, AI, बिग डेटा और इन सबको एक एनेबलर बना सकते हो। एक होता है डिसेबलर जिनकी वजह से हमारा बिजनेस डूब रहा है, एक एनेबलर मतलब उनकी वजह से आप बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हो, प्लेटफॉर्म्स बना सकते हो, Amazon, उबर की तरह डिजिटल ट्रांसफॉर्म करोगे तो कुछ भी कर सकते हो, E-कॉमर्स में जा सकते हो, ऑनलाइन सेल कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग पे जा सकते हो, डिजिटल एजिलिटी बढ़ाओ, न्यू डायनेमिक कैपेबिलिटी लगाओ। स्ट्रेटेजी मस्ट बिल्ड डिजिटल लिटरेसी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रेटेजी सिर्फ वही बिल्ड करनी चाहिए आपको जो डिजिटल लिटरेसी और इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो, मतलब लोगों के पास ज्ञान भी हो और आपके पास चैनल भी हो उन तक पहुंचाने का, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो UGC नेट JRF में आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। सो आप इसको सॉल्व कीजिए फटाफट। हु इज द कंसिडर द फादर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जल्दी से बताइए। देखो इसका करेक्ट आंसर है ईगर एंसॉफ। क्यों?
तो ये ईगर एंसॉफ ने कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी लिखी थी 1965 में, इन्होंने ही एंसॉफ मैट्रिक्स बनाई थी, ठीक है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एज ए डिसिप्लिन इंक्लूडिंग द फेमस, ये वाई करेक्ट, और वाई अदर्स रॉन्ग, चैंडलर ने नॉन फॉर स्ट्रक्चर फॉलो स्ट्रेटेजी, ठीक है, ये कोई फादर नहीं है, पोर्टर ने कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी दी थी लेटर, और मिन्सबर्ग ने 5 Ps का इमरजेंट स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क दिया था। ठीक है, हमने कहा कंसेप्ट देखा इसमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बड़े बड़े जो पायनियर्स और जो देयर कॉन्ट्रीब्यूशन है वो चीज इसमें देखी गई है। तो ये चीज आप करके जाओगे, इससे याद भी रहेगा, मेमोरी ट्रिक है ये। ठीक है, एंसॉफ क्या है, फादर हो गए, ये स्ट्रक्चर हो गए, और ये पोर्टर कॉम्पिटेटिव है, मिन्सबर्ग ने 5 Ps और इमरजेंट स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क दिया। क्वेश्चन कवर हुआ सबका, इजी क्वेश्चन है, बट ये इसी से चारों का हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका हाई मार्केट शेयर हो पर लो ग्रोथ स्ट्रेटेजी हो, ठीक है, इंडस्ट्री में, तो वो क्या आएगा, जो लो ग्रोथ पे है पर मार्केट शेयर तो अच्छा है उसका, वो किस में आएगा, कैश काउ में। ठीक है, ठीक है, ये हमने पढ़ रखा है, ये बीसीजी क्वाड्रेंट मैट्रिक्स से आ गया आपका क्वेश्चन, ये हमने पढ़ रखा है। स्टार होता है हाई हाई, कैश का होता है हाई लो, क्वेश्चन मार्क होता है लो हाई, और डॉग होता है लो लो। याद रख सकते हो, रट सकते हो, जैसे भी कर सकते हो, करना है बस। अब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का थर्ड क्वेश्चन है, विच इज नॉट द वन ऑफ द पोर्टर्स 5 फोर्सेस, इनमें से कौन सा नहीं है, बार्गेनिंग पावर, सप्लाई है, सब्सटीट्यूट है, ये है और ये नहीं है, ये तो हमने अगर स्ट्रेटेजी अच्छे से कवर किए तो आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है टॉस मैट्रिक्स, किसने किया था डेवलप, ये भी हमने अभी अभी जस्ट पढ़ा था, याद करो। जय बांडे ने कौन सा दिया था, माइकल पोर्टर ने 5 फोर्स मॉडल दिया था, एंसॉफ मैट्रिक्स अलग थी, जय बांडे ने क्या दिया था, ये कौन है, हेनरिच वेल्चर। ठीक है, हैंस वेलरिच ने 1982 में दिया था, इज एन एक्सटेंशन ऑफ स्वॉट मैट्रिक्स। ठीक है, इसने इन्होंने अल्टरनेटिव्स भी दिए थे, SOWOSTWT, ये मैट्रिक्स दी थी, क्यों, क्योंकि जय बांडे ने वीरो फ्रेमवर्क दिया था, VRIO। ठीक है, एंसॉफ ने मैट्रिक्स दी थी, ग्रोथ प्रोडक्ट मैट्रिक्स दी थी, और पोर्टर की जेनरिक 5 फोर्सेस और जेनरिक स्ट्रेटेजीज दी गई थी। तो ये चीजें याद कर लो, इसमें आपके 5-10 क्वेश्चन इसी में से बन सकते हैं। ठीक है, अब स्ट्रेटजी ये किसने दिया था, ये अभी अभी हम पढ़ के आए हैं, एल्फर्ड चैंडलर ने, स्ट्रक्चर फॉलो स्ट्रेटेजी वाज गिवन बाय हिम। ठीक है, ठीक है, ये चीज देख लेना आप। अब विच पर्सपेक्टिव ऑफ द बैलेंस स्कोर कार्ड, हाउ डू कस्टमर सी एस, तो ये हमें पता है, ये कस्टमर पर्सपेक्टिव देखता है, क्योंकि हमने सब कुछ अच्छे से कवर कर रखा है, अभी अभी जो पढ़ा है वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कपलन एंड नोटन ने दिया था 1992 में, इनके 4 पर्सपेक्टिव थे। ठीक है, कस्टमर में व्यू पॉइंट, सेटिस्फेक्शन, रिटेंशन, मार्केट शेयर के थ्रू आता है, बाकी जो थे वो ये थे, चीज याद रखना। इसके 4 पर्सपेक्टिव है, FILC, फाइनेंशियल, इंटरनल, लर्निंग एंड कस्टमर। वीरो फ्रेमवर्क किसने दिया था, अभी अभी हम देख के आए हैं, जय बांडे ने। ठीक है, ओके, बाकी सबका याद रखना, प्रहलाद एंड हेमल ने कोर कॉम्पिटेंसीज दी थी, और टीस एंड पिसानो ने डायनामिक कैपेबिलिटीज दी थी 1997 में, इनका भी याद रखोगे तो एलिमिनेशन में भी हेल्प रहेगा आप। ठीक है, जेनरिक स्ट्रेटेजीज में, फर्म दैट ट्राइज टू बी बोथ ए कॉस्ट लीडर एंड डिफरेंशिएटर विदाउट ए क्लियर फोकस इज सेड टू बी, उसको क्या बोलते हैं, जिनका कोस्ट और डिफरेंशिएटर दोनों थे, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टक इन द मिडल। A firm that is don't commit to either course leadership or the instead end up stuck in the achieving neither advantage, performing below average। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, स्टक इन द मिडल कंसेप्ट है, जो ना तो फोकस्ड है ना डिफरेंशिएटेड है, कॉस्ट लीडरशिप भी नहीं है, डिफरेंशिएशन भी नहीं है। ठीक है, अब है ब्लू ओशियन स्ट्रेटेजी, किसने डेवलप की थी, अभी अभी पढ़ के आए हैं हम, जल्दी बताओ। कपलन नोटन ने कौन सा दिया था, बैलेंस स्कोर कार्ड, ये एंसॉफ मैट्रिक्स और ये सब नहीं है इसमें, इसका यही आंसर है, किम रेने माइग्राव। ठीक है, क्या है, किम एंड मॉर्बेन मॉबर्ग ने। ठीक है, इन्होंने एक ERRC ग्रिड दिया था, और मेन इनका ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉफ्ट एस, अब सॉफ्ट और हार्ड एस का पूछ लिया एग्जाम के हिसाब से, बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये। स्ट्रेटेजी, सिस्टम और स्ट्रक्चर तो क्या है, हार्ड है, और सॉफ्ट कौन सा हो गया, स्टाफ। ठीक है, ये याद रखना सारे, सॉफ्ट और ये कौन से है। एंड सॉफ्ट मैट्रिक्स में क्या चीज इंक्लूड नहीं होती है, एज ए ग्रोथ स्ट्रेटेजी, हमने पढ़े थे, एंड सॉफ्ट मैट्रिक्स डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग एज ए ग्रोथ स्ट्रेटेजी, मार्केट डेवलपमेंट था, डाइवर्सिफिकेशन था, मार्केट पेनिट्रेशन था, वर्टिकल इंटीग्रेशन नहीं होता है उसमें, एंड्स ऑफ मैट्रिक्स में नहीं है, यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है। ठीक है,
2x/2 की एंस ऑफ मैट्रिक्स होती है जिसमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है, मार्केट डेवलपमेंट, ये और ये होता है, ठीक है। अब स्ट्रेटेजिक इंटेंट किसने दिया था, याद करो किसने दिया था, ये हेमल एंड प्रहलाद ने, ठीक है। ड्रकर ने एमबीए बाय ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन दिया था, चैंडलर ने स्ट्रक्चर फॉलो स्ट्रेटेजी दी थी, पोर्टर ने कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी दी थी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस करेक्टली इन वैल्यू चेन, कौन सी प्राइमरी एक्टिविटी है, प्रोक्योरमेंट है क्या, सर्विस है, मार्केटिंग एंड सेल्स, सपोर्ट एक्टिविटी है, नहीं, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट प्राइमरी एक्टिविटी है क्या, इनमें से बताओ जल्दी से कौन सी है, सर्विस प्राइमरी एक्टिविटी है क्या, हाँ। पोर्टर चेन में इनबाउंड लॉजिस्टिक, आउटबाउंड, ठीक है, ऑपरेशंस, मार्केटिंग एंड सेल्स एंड सर्विस, तो सर्विस क्या हो गई, प्राइमरी एक्टिविटी है, ठीक है। बाकी सब जो प्रोक्योरमेंट, एचआर, टेक्नोलॉजी और ये सब क्या है, सपोर्ट एक्टिविटी, तो ये चीज याद रखना आप, ठीक है। विच स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व्स अ फर्म सेलिंग ए बिजनेस यूनिट दैट नो लॉन्गर फिट्स इट्स स्ट्रेटेजिक पोर्टफोलियो, सेलिंग अ बिजनेस यूनिट, किस में जाएंगे वो, बिजनेस यूनिट को कब बेचेगा वो, डिवेस्टिट्यूटर में, जब सारा ही चीजें वो बेच देता है। सेलिंग ऑफ सब्सिडरी, एक बिजनेस यूनिट को बेचना, कंप्लीट बिजनेस को बेचने की बात नहीं बोली है, इसमें बिजनेस यूनिट को बोला है, ठीक है। बिजनेस यूनिट को डिवेस्टिट्यूटर में करते हैं। लिक्विडेशन में पूरी कंप्लीट खुद ही कोई सेल ऑफ कर देती है, ठीक है। ये चीजें याद रखना। लिक्विडेट मतलब कंप्लीट शटडाउन, कैप्टिवेट मतलब बिजनेस एक्सक्लूसिवली सप्लायर टू अनदर फर्म, ठीक है, आप किसी के एक सप्लायर बन जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर ईटीओपी, ईटीओपी हमने पढ़ा था, ठीक है। कौन सा है, एनवायरमेंटल थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल, या फिर ये है, बताओ, ठीक है। ईटीओपी है एनवायरमेंटल थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल, ठीक है। इसमें थ्रेट तो नेगेटिव आती है, अपॉर्चुनिटी को पॉजिटिव बोलते हैं हम, ठीक है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है कुछ, वो कर लेते हैं हम। स्टेबल एनवायरमेंट डिसाइड्स टू मेंटेन इट्स करंट प्रोडक्ट्स एंड मार्केट विदाउट सिग्निफिकेंट चेंजेस, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्टेबल एनवायरमेंट में है, ये स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी हो गई, ठीक है। बाकी स्ट्रेटेजीज पढ़ लेना। और विच कंट्रोल टाइप रिस्पॉन्स टू सडन अनएक्सपेक्टेड, ये भी हम पढ़ के आए हैं अभी, अनएक्सपेक्टेड, सडन, स्पेशल अलर्ट, कंट्रोल, ठीक है। और रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन किसका होता है, रिलेटेड मतलब कि रिलेटेड, एक्सपैंडिंग बिजनेस इनटू रिलेटेड करंट प्रोडक्ट्स और मार्केट, एंटरप्राइजिंग न्यूली इंडस्ट्रीज विद नो लिंक्स टू एग्जिस्टिंग, ये तो नहीं होगा, ठीक है। एक्वायरिंग, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो यही हो गया, ठीक है, बी वाला। इसमें याद रखना ये तीन तरह की होती है, अनरिलेटेड, वर्टिकल और मार्केट पेनिट्रेशन, ये सब हम पढ़ रखे हैं। अनरिलेटेड कॉन्ग्लोमरेट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। जो डाइवर्सिफाई तो कर रहे हैं बट एकदम ही नए मार्केट में जाके डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है। जैसे कि टाटा है जो इस ऑटोमोबाइल्स में भी है, स्टील में भी है, तो अनरिलेटेड हो गया, तो ये हो गया कॉन्ग्लोमरेट। रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन होता है रिलेटेड। कोर कॉम्पिटेंसीज किसने दी थी, कोर कॉम्पिटेंसी सीके प्रहलाद एंड ग्रे हैमल, ठीक है। बांडे ने विरोध दिया था, इन्होंने ये दिया था। और जॉइंट वेंचर है, जॉइंट वेंचर मतलब क्या होता है, जल्दी से आंसर दो। ठीक है, द एक्वायरिंग फर्म एब्जॉर्ब्स द टारगेट फर्म कंप्लीटली, जॉइंट वेंचर में ऐसा होता है क्या, नहीं। बोथ फर्म्स क्रिएट ए न्यू सेपरेट लीगल एंटिटी टुगेदर व्हाइल रिटेनिंग द अदर टू आइडेंटिटीज, वन फर्म, ये तो नहीं होता। बोथ फर्म मर्ज, मर्ज तो कैसे होगा, तो ये सी हो गया, ठीक है। लास्ट मिनट चीजें हैं जो हमें याद रखनी है, ठीक है। ये इन्होंने दी है, 1965 में आया था, इन्होंने क्या दिया था वो चीजें याद रखनी है। डीसीजी मैट्रिक्स बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप क्रिएटर है, 1970 में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए यूज की जाती है। वैल्यू चेन एनालिसिस इन्होंने दी थी, इंटरनल वैल्यू एडिटिंग एक्टिविटीज के लिए की जाती है, ठीक है। पोर्टर्स ने ये दो चीजें दी है, तीनों चीजें सॉरी एक साथ लिखी हुई है इसीलिए, ठीक है। कब कब दी है वो भी याद रखना। एलिमिनेशन में हेल्प करेंगे आपको, इनके अलावा कुछ नया नाम आ गया तो हमको पता चल जाएगा, बाकी सब तो इन्होंने ये ऑलरेडी कर रखे हैं, ठीक है। जैसे ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी है, किम एंड मॉर्गन ने दी थी। कोर कॉम्पिटेंसी प्रहलाद हेमल ने, स्ट्रेटेजिक इंटेंट हेमल प्रहलाद ने, ठीक है। और टॉस मैट्रिक्स हेंच विनरिच ने, ईटीओपी ग्लूप ने दी थी। एंड डायनेमिक कैपेबिलिटीज जो है वो आपको ट्रीज पिसानो एंड स्ट्रीनो ने दी थी, ठीक है। ये सारे ईयर्स भी मेंशन्ड है, तो ये चीजें याद रखना। और की इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है जो याद रखना, कंसेप्ट है और कंसेप्ट बी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये सारी चीजें आप पढ़ लेना। बीसीजी और जीई मैट्रिक्स में क्या है, ये 9 9 वाली है ग्रिड, ये
4 वाली है, मतलब 2x2 की है और ये इसमें 9 वेरिएबल्स है। ठीक है, प्रीमाइज कंट्रोल स्पेशल कंट्रोल में भी डिफरेंस क्या है, ये चीजें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड्स है। ये पूरी यूनिट आपकी यहीं से कवर हो जाने वाली है। ठीक है, ये टॉप 50 कीवर्ड्स है जिनको देखते ही आपको इनका मीनिंग आना जाना चाहिए। अगर इतना सब कुछ आपको आ रहा है, इट मीन्स यू आर ओके टू गो। इनमें एक एक का देख लो आपको आ रहा है क्या, देखते ही आपको नाम देख के इनका मीनिंग आना चाहिए, क्योंकि कंसेप्ट क्लियरिटी उसी को बोलते हैं। फिर क्वेश्चन में वो जो भी पूछे आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, ये भी कुछ रिवीजन वन लाइनर पॉइंट्स है जो इनका मीनिंग दे रखा है। वी आर गुड टू गो। ठीक है, मोस्ट कंफ्यूजिंग कंसेप्ट है जो डिफरेंशिएट कैसे करने हैं वो आप देख सकते हैं इसको। मोस्ट फ्रेमवर्क्स है जो मास्टर आपको करने ही करने हैं, ये वाले फ्रेमवर्क्स, उनके ऑथर कौन है, ठीक है, इनके मीनिंग क्या है, डिफरेंशिएशन क्या है, ये सब चीजें आपको करने हैं। सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस यूनिट। यूनिट बोल सकते हैं, प्रॉपर बुक बोल सकते हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अ वेरी बिग कोर्स, तो हमने एक ही वीडियो में सब कुछ कवर किया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको सारा समझ में आया होगा। और मैंने ऐसे ही पूरी प्लेलिस्ट चला रखी है जिसमें यूजीसी नेट मैनेजमेंट के सारे कोर्सेज है, उसमें कॉमर्स के भी सारे सब्जेक्ट्स है ऑलमोस्ट है, एंड पेपर 1 की भी पूरी प्लेलिस्ट है। इसके अलावा मैं और भी इंफॉर्मेशनल वीडियोस डालती हूँ। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू कमेंट, सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल द बेस्ट फॉर द JRF।